आगे से चिंबू कहता है, मास्टर गुड न्यूज़ ये है कि नामगुंग क्लैन के लीडर ने अपनी सॉवरेन स्वॉर्ड को अपने सबसे बड़े बेटे यानी नामगुंग मू को हैंडओवर कर दिया है। इस बात को सुनकर जोंग लियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो कि वो सॉवरेन स्वॉर्ड जिसे कि हम काफ़ी समय से हथियाना चाहते थे, वो स्वॉर्ड अब नामगुंग क्लैन के एल्डेस्ट यंग मास्टर के पास है। आगे से चिंबू कहता है, हाँ मुझे लगता है नामगुंग फैमिली के लोग उस स्वॉर्ड को सियोमन क्लैन को गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। आगे से जोंग लियांग कहता है, अब मैं समझा कि आखिर नामगुंग फैमिली के लीडर ने अपने बड़े बेटे के हाथ में वो स्वॉर्ड को क्यों दे रखा है। फिर चिंबू कहता है, लॉर्ड जैसा कि आप जानते ही हो कि उस सियोमन फैमिली के हेड के पास ऑलरेडी वाटर ड्रैगन आर्मर है और अब मिंग क्लैन का लीडर उसे अपना राइट ब्लेड गिफ्ट में देने वाला है। और यही नहीं बल्कि नामगुंग क्लैन का वो यंग मास्टर उसे सॉवरेन स्वॉर्ड भी देने वाला है। तो अब कुछ ही दिनों बाद सियोमन फैमिली में काफ़ी सारे ट्रेजर्स एक साथ प्रेजेंट होने वाले हैं। क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है? आगे से जोंग लियांग मुस्कुराकर कहता है, हाँ ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मगर अब हम उन ट्रेजर्स को चुराने के लिए किसे भेजें? तभी हम देखते हैं वहाँ पर पॉइजन फील्ड अपीयर हो जाता है और वो वहाँ आकर जोंग लियांग से कहता है, लॉर्ड इस टास्क को मैं करना चाहता हूँ। फिर कहानी का राइटर हमें इस पॉइजन फील्ड के बारे में बताता है कि इस पॉइजन फील्ड का पॉइजन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर कोई इमॉर्टल मास्टर भी इसके पॉइजन में फंस जाए तो उसका बचना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और आज तक इसने अपना कोई भी टास्क फेल नहीं किया है। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइजन फील्ड को वहाँ देखकर जोंग लियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो पॉइजन फील्ड से कहता है, तो ठीक है, इस मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें हैंड ओवर करता हूँ। आगे से वो पॉइजन फील्ड कहता है, लॉर्ड आप चिंता मत कीजिए, मैं इस टास्क को जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। ये बोलकर पॉइजन फील्ड वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं हम जोंग लियांग को देखते हैं जो कि एक ईविल हंसी हंसते हुए कहता है, अगर वो तीनों हेवनली ट्रेजर्स भी मेरे पास आ जाते हैं तो मेरे पास फिर टोटल 8 हेवनली वेपन्स हो जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं जब ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। हमें सियोमन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि सभी लोग रूबी सियो के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी हम रूबी सियो को देखते हैं जो कि अपने फादर से कहती है, फादर मुझे काफ़ी भूख लगी है, मैं अब खाना खाने जा रही हूँ। आगे से उसके फादर भी उससे ठीक है कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रूबी सियो एक खाने के टेबल के पास पहुंच जाती है जहां पर कि एक प्रॉन की डिश पड़ी हुई होती है। उस डिश को देखकर रूबी सियो के मुंह से पानी आने लगता है। फिर रूबी सियो अपनी चॉपस्टिक की मदद से एक प्रॉन को उठाने लगती है, मगर तभी चैंगशू रूबी सियो के उस पीस को उठाकर खा जाता है। ये देखकर रूबी सियो को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो चैंगशू से क्या बोले। फिर वो चैंगशू को गुस्से से घूरते हुए मन ही मन कहती है, वो पीस मेरा था, भुक्कड़ कहीं के। फिर रूबी सियो खुद को शांत करती है और उस प्लेट से दूसरा प्रॉन का पीस उठाने लगती है, मगर फिर से चैंगशू उस पीस को रूबी सियो से पहले उठाकर खा जाता है। ये देखकर रूबी सियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं चैंगशू उन प्रॉन्स को खाने के बाद कहता है, ये प्रॉन्स तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस है। फिर लिन टियान उसे बताता है, इस रीजन के प्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तभी हम वापस से रूबी सियो को देखते हैं जो कि साइड में मुंह फुलाकर खड़ी होती है और वो बड़े ही गुस्से से उन दोनों को घूर रही होती है। वहीं चैंगशू अभी भी मज़े से उन प्रॉन्स को खा रहा होता है। ये देखकर उस लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चैंगशू को देखकर मन ही मन सोचती है, इसकी शक्ल को देखो, सच में किसी सुअर जैसी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस प्लेट में अब लास्ट पीस पड़ा होता है। उसे देखकर रूबी सियो खुद से कहती है, अभी इन सब बातों को छोड़ो, अब इस प्लेट में आखिरी पीस पड़ा है, ये मुझे खाना ही होगा। फिर जैसे ही रूबी सियो उस पीस को उठाने लगती है तभी चैंगशू वापस से उस पीस को उससे पहले उठाकर खा जाता है। ये देखकर तो रूबी सियो पूरी तरह से टूट जाती है। फिर रूबी सियो को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और अगले ही पल वो चिल्लाकर चैंगशू से कहती है, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम मुझे प्रॉन्स को क्यों नहीं खाने दे रहे। उस लड़की को खुद पर यूं चिल्लाता देख चैंगशू को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर चैंगशू भी उस लड़की से गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी खाना है तो तुम्हें जल्दी खाना चाहिए, और वैसे भी ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब चलो यहाँ से दफा हो जाओ। चैंगशू को खुद से इतना एरोगेंटली बात करता देख उस लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अगले ही पल चैंगशू को एक स्लैप लगाने लगती है, मगर आगे से चैंगशू उसके हाथ को अपनी चॉपस्टिक्स की मदद से रोक लेता है। ये देखकर तो वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं हम चैंगशू को देखते हैं जिसे कि अब उस लड़की पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या मैं इस लड़की को ख़त्म कर दूं? मगर तभी पीछे बैठा लिन टियान चैंगशू से कहता है, चैंगशू उस लड़की के हाथ को छोड़ो। लिन टियान की बात सुनकर चैंगशू उस लड़की के हाथ को छोड़ देता है। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जिसे कि चैंगशू पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अगले ही पल हम देखते हैं
वो लड़की बच्चों की तरह रोने लगती है। फिर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम सियोमन फैमिली के हेड यानी रूबी सीओ के फादर को देखते हैं, जो कि किसी सेक्ट के यंग मास्टर के साथ एक फ्रेंडली बैटल कर रहे होते हैं। मगर अगले ही पल वो उस यंग मास्टर के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देते हैं, जिससे कि वो यंग मास्टर बड़ी ही बुरी तरह से जमीन पर जा गिरता है। फिर वो फ्रेंडली बैटल ओवर हो जाती है। बैटल ओवर होने के बाद सियोमन फैमिली के हेड उस लड़के की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम सच में एक काफी प्रॉमिसिंग टैलेंट हो। इस बात को सुनकर वो लड़का भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, मैं जरूर ही इनका सन इन लॉ बनकर रहूंगा। तभी हम उसके पीछे खड़े बाकी सेक्टों के यंग मास्टर्स को भी देखते हैं। हम देखते हैं वहां पर काफी लंबी लाइन लगी हुई होती है और उन सभी यंग मास्टर्स का एक ही मकसद होता है, और वो मोटिव ये होता है कि सियोमन फैमिली के हेड को इम्प्रेस करके सियोमन फैमिली का सन इन लॉ बनना। जैसा कि हमने आखिरी एपिसोड में देखा था, कुछ सेक्टों के यंग मास्टर्स रूबी सीओ के फादर को इम्प्रेस करने के लिए उनसे ड्यूल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर लिन टियान और चेंगशू भी आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लिन टियान रूबी सीओ के फादर के पास आकर खड़ा हो जाता है। लिन टियान को देखकर रूबी सीओ के फादर बड़ी हैरानी से लिन टियान से पूछते हैं, यंग मैन, अब आखिर तुम कौन हो? मैंने आज से पहले तुम्हें यहां पर कभी नहीं देखा। तभी आगे से लिन टियान बड़ा ही कैजुअली कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं कुनलुन बार से हूं। इस बात को सुनकर रूबी सीओ के फादर को तो यकीन ही नहीं होता और वो मन ही मन सोचते हैं, क्या इस लड़के ने अभी बार कहा? नहीं नहीं, मैंने जरूरी ही कुछ गलत सुन लिया है। फिर रूबी सीओ के फादर वापस लिन टियान से कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। आगे से लिन टियान मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा कि मैं कुनलुन बार से हूं। इस बात को सुनने के बाद तो रूबी सीओ के फादर को कुछ भी समझ नहीं आता और कंफ्यूजन के कारण उनके चेहरे से पसीना भी आने लगता है। लेकिन इसी बीच लिन टियान एक स्क्रोल को निकालकर रूबी सीओ के फादर को पकड़ा देता है। उस स्क्रोल को देखकर रूबी सीओ के फादर कहते हैं, आखिर अब ये क्या है? ये बोलकर रूबी सीओ के फादर उस स्क्रोल को पढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं उस स्क्रोल में लिखा होता है, मास्टर सेओ जियांग, ये एक इन्विटेशन लेटर है। हम चाहते हैं कि आप हमारे कुनलुन बार में आकर जरूर से विजिट करें और साथ ही साथ हमारे कुनलुन बार का डिलीशियस खाना भी टेस्ट करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आप अपनी डॉटर को भी अपने साथ लाते हैं तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रूबी सेओ के फादर का नाम बता देता हूं। तो रूबी सेओ के फादर का नाम सेओ जियांग है। चलो अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं उस इन्विटेशन लेटर को पढ़ने के बाद रूबी सेओ के फादर पहले तो कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं, मगर अगले ही पल वो बड़े ही गुस्से से लिन टियान से कहते हैं, ये किस तरह का घटिया मजाक है? क्या तुम सच में एक घटिया से बार के कुक हो? हम देखते हैं रूबी सीओ के फादर की इस बात को वहां खड़े बाकी सेक्टों के यंग मास्टर्स भी सुन रहे होते हैं और इस बात को सुनकर वो सभी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम चैंगशू को देखते हैं। वो भी इसी बीच रूबी सीओ के फादर से बड़े ही कैजुअली कहता है, मेरा नाम चैंगशू है और मैं उस बार का वेटर हूं। वहीं चैंगशू की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं रूबी सीओ के फादर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर अब ये बास्टर्ड कौन है? लगता है मुझे इन दोनों को एक सबक सिखाना चाहिए। ये बोलने के बाद रूबी सीओ के फादर नेक्स्ट सीन में एक बड़ा ही इनोसेंट सा फेस बना लेते हैं और बड़े ही प्यार से उन दोनों से कहते हैं, अब तुम दोनों इतनी दूर से आ ही गए हो तो क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ी सी मार्शल आर्ट्स भी सिखा दूं। यहां पर हमें पता चलता है कि रूबी सीओ के फादर उन दोनों को मार्शल आर्ट सिखाने के बदले उन दोनों की धुलाई करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मगर हम सभी लोग तो जानते ही हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, तो क्यों ना अब कहानी को आगे कंटिन्यू किया जाए। हम लिन टियान को देखते हैं जो कि रूबी सीओ के फादर से कहता है, हाँ क्यों नहीं। लिन टियान के मुंह से हाँ सुनकर हम देखते हैं रूबी सीओ के फादर मन ही मन सोचते हैं, कमीने अब तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी लिन टियान कहता है, मगर मेरी एक कंडीशन है। आगे से रूबी सीओ के फादर पूछते हैं, कैसी कंडीशन? आगे से लिन टियान अब थोड़ा सीरियस होकर कहता है, वो कंडीशन ये है कि अगर मैंने तुम्हारे 3 हिट्स को फेस कर लिया तो तुम्हें और तुम्हारी डॉटर को कल हमारे साथ हमारे कुनलुन बार चलना होगा। लिन टियान को यूं खुद को इतना हल्के में लेता देख रूबी सीओ के फादर को एक झटका लगता है। फिर वो गुस्से से सोचने लगता है, आखिर इस लड़के ने मुझे समझ क्या रखा है और ये ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि ये मेरे 3 हिट्स को टॉलरेट कर सकता है। अब तो जरूर से ही इसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा। ये बोलने के बाद वो लिन टियान के पास आने लगता है। फिर वो लिन टियान के पास आकर अपनी फिस्ट को दिखाते हुए कहता है, आज मेरी डॉटर का बर्थडे है तो मैं नहीं चाहता कि आज मेरे हाथों कोई मारा जाए, इसीलिए इस पंच में मैं सिर्फ अपनी 20% एनर्जी का यूज करूंगा। ये सोचने के बाद वो लिन टियान पर एक जोरदार पंच मार देता है, मगर आगे से लिन टियान बड़ी ही आसानी से उसके पंच को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद तो रूबी सीओ के फादर को यकीन ही नहीं होता
लेकिन आगे से लिंटियान कहता है, अब तुम्हारे बस 2 हिट्स बचे हैं। वहीं हम रूबी सीओ के फादर को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा शर्माते हुए लिंटियान से कहता है, लगता है तुमने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट को सीखा हुआ है। ये बोलने के बाद वो अब अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं और अपनी फिस्ट को टाइट करते हुए मन में कहते हैं, लड़के मैंने पिछली बार तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपने इस पंच में पूरी 40% एनर्जी को यूज करने वाला हूं। ये सोचने के बाद वो लिंटियान पर एक और पंच मार देते हैं, मगर लिंटियान उस पंच को भी बड़ी ही आसानी से रोक लेता है और रोकते हुए रूबी सीओ के फादर से कहता है, अब बस तुम्हारी आखिरी हिट बची है। वहीं रूबी सीओ के फादर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो सोचते हैं, आखिर ये इस दुनिया में हो क्या रहा है? आखिर कोई 20 साल का लड़का मेरी इतनी पावरफुल हिट्स को इतनी आसानी से कैसे रोक सकता है? तभी सीओ जियांग के पीछे खड़ा एक यंग मास्टर कहता है, क्या लीडर सीओ जियांग एक 20 साल के लड़के को भी हिट नहीं कर पा रहे? इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं रूबी सीओ के फादर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बड़े ही गुस्से से लिंटियान से कहते हैं, यंग मैन, मैं तुम्हारे साथ अभी तक बस खेल रहा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज करूं? आगे से लिंटियान बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, ये अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। लिंटियान को यूं खुद से इतना एरोगेंटली बात करता देख रूबी सीओ के फादर थोड़े से हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं फिर वो अपनी बॉडी में से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज करने लगते हैं। हालांकि अभी भी रूबी सीओ के फादर अपनी 50% स्ट्रेंथ का ही यूज कर रहे होते हैं, मगर वो स्ट्रेंथ भी इतनी इमेंस होती है कि वहां खड़े सभी यंग मास्टर्स भी सीओ जियांग की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूबी सीओ के फादर सीओ जियांग लिंटियान पर अपना आखिरी पंच मार देते हैं, मगर लिंटियान वापस से उसके पंच को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है और हम देखते हैं कि इस बार तो लिंटियान ने उसके पंच को सिर्फ अपनी 2 ही उंगलियों से रोक लिया होता है। ये देखकर रूबी सीओ के फादर सोचने लगते हैं, आखिर मेरा सभी ऑरा डिमोलिश कैसे हो गया और आखिर अभी इसने मेरी फिस्ट को सिर्फ अपनी 2 ही उंगलियों से कैसे रोक लिया? वहीं हम लिंटियान को देखते हैं जो कि बड़े ही कैजुअली रूबी सीओ के फादर से कहता है, तो तुमने अपनी 3 हिट्स पूरी कर ली है। वहीं हम देखते हैं रूबी सीओ के फादर को जो कि अभी भी काफी ज्यादा हैरानी से लिंटियान को ही देख रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां साइड में खड़े सभी यंग मास्टर्स रूबी सीओ के फादर के लिए तालियां बजाने लगते हैं और वो सभी सीओ जियांग की तारीफ करते हुए कहते हैं, फैमिली हेड, आप तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। हमने देखा कि आपने कैसे जानबूझकर अपनी इंटरनल एनर्जी को सप्रेस कर लिया। सच में आप काफी ज्यादा काइंड हैं। वहीं हम सीओ जियांग को देखते हैं जो कि उन सभी यंग मास्टर्स की बातों को सुनकर एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा, तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है, चलो ये भी मेरे लिए अच्छा ही है। ये सोचने के बाद वो भी एक्टिंग करते हुए लिंटियान से कहता है, यंग मैन, सच में तुम तो काफी ज्यादा स्किल्ड हो, मुझे तुम्हारे साथ ड्यूअल करके काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन आगे से लिंटियान उससे कुछ भी नहीं कहता है। तभी सीओ जियांग की नजर चैंगशू पर पड़ती है और उसे देखकर वो सोचता है, कम से कम मैं इस कमीने को तो सबक सिखा ही सकता हूं। मगर अब उसे ये नहीं पता कि चैंगशू कोई आम सा कल्टीवेटर नहीं बल्कि हेवनली डीमन है। फिर सीओ जियांग चैंगशू के पास आकर चैंगशू से कहता है, क्यों ना हम दोनों भी एक बैटल करें? आगे से चैंगशू एक ईविल हंसी हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम सच में मुझसे बैटल करना चाहते हो? आगे से सीओ जियांग बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है, मैं तुम्हें गेम के रूल समझा देता हूं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें मेरे 3 पंचेस को ब्लॉक करना है और अगर तुम इसमें कामयाब रहे तो तुम जीत जाओगे। आगे से चैंगशू भी हंसते हुए कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, मगर इस गेम में मैं भी अपनी फिस्ट को यूज करना चाहता हूं। इस बात को सुनकर सीओ जियांग चैंगशू को एक बच्चा समझकर उस पर हंसने लगता है और फिर उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम भी अपनी फिस्ट का यूज कर सकते हो। ये बोलते हुए वो मन ही मन सोच रहा होता है, एक छोटे से बार का एम्प्लॉय होने के बाद भी ये लड़का काफी ज्यादा बदतमीज है, इसको तो जरूर से सबक सिखाना ही होगा। मैं इस कमीने पर अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का यूज करूंगा ताकि ये थोड़ी सी तमीज सीख सके। ये बोलने के बाद सीओ जियांग अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है जिसका कि नाम कोलैप्सिंग माउंटेन फिस्ट होता है। ये टेक्निक उसके सेक्ट की सबसे पावरफुल और एंशिएंट टेक्निक होती है। फिर उस टेक्निक का यूज करते हुए सीओ चैंगशू के ऊपर एक काफी पावरफुल पंच करने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं सीओ जियांग अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और साथ ही साथ उसकी नाक से खून भी आने लगता है। तभी हम साइड में खड़े सभी यंग मास्टर्स को भी देखते हैं, वो सभी भी अपनी अपनी जगह पर अनकॉन्शियस होकर गिरने लगते हैं। तभी हमें रूबी सीओ को भी दिखाया जाता है, वो भी अगले ही पल जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और अपनी डॉटर को यूं अनकॉन्शियस होता देख सीओ जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अभी भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो रखी होती है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब चैंगशू ने नहीं बल्कि उस पॉइजन फींड के पॉइजन ने किया होता है।
फिर पॉइजन फील्ड सियो जियांग पर हंसते हुए कहता है, सियो जियांग, अब तुम मेरे पॉइजन से पॉइजनड हो चुके हो, तो तुम चाहकर भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते। और हाँ, मैं तुम्हें ज़रूरी बात तो बताना भूल ही गया कि अगर तुमने 2 घंटे के अंदर इस पॉइजन को सप्रेस नहीं किया तो तुम्हारी मौत तो कन्फर्म है। क्यों है ना ये पॉइजन कमाल का। तभी हमें नामगुंग मू को भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो भी वहीं खड़ा होता है और वो अपनी एनर्जी को लगातार सर्कुलेट कर रहा होता है, जिससे कि वो खुद को उस पॉइजन के इफेक्ट से बचा पा रहा होता है। और इस चीज को पॉइजन फील्ड भी नोटिस कर लेता है और अगले ही पल वो नामगुंग मू के पास आकर खड़ा हो जाता है और नामगुंग मू से हंसते हुए कहता है, लड़के, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह। ये बोलने के बाद वो नामगुंग मू के पीछे टंगी सॉवरेन स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को निकालने के बाद वो कहता है, अच्छा तो यही है वो सॉवरेन स्वॉर्ड। वहीं हम नामगुंग मू को देखते हैं जिसे कि उस पॉइजन फील्ड पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अगले ही पल वो गुस्से से चिल्लाकर कहता है, कमीने कहीं के। जैसे ही नामगुंग मू बोलने के लिए अपने मुंह को खोलता है, हम देखते हैं पॉइजन फील्ड को, जो कि एक ईविल हंसी हंसने लगता है और नामगुंग मू से बड़े ही डेविलिश तरीके से कहता है, बेवकूफ लड़के, मैं यही चाहता था कि तुम अपनी एनर्जी सर्कुलेशन को रोक दो और देखो तुम मेरे जाल में फंस गए। अब मुझे लग रहा है कि तुम इतने भी समझदार नहीं हो। वहीं हम देखते हैं नामगुंग मू भी पॉइजनड हो जाता है और वो भी खून खांसने लगता है। फिर हम वापस से पॉइजन फील्ड को देखते हैं जिसने कि नामगुंग मू से उस सॉवरेन स्वॉर्ड को छीन लिया होता है। फिर पॉइजन फील्ड सियो जियांग के पास आ जाता है और सियो जियांग के पास आकर वो सियो जियांग से कहता है, सियो जियांग, तुमसे वापस मिलकर अच्छा लगा। तभी पॉइजन फील्ड के पीछे खड़ा एक गार्ड पॉइजन फील्ड से पूछता है, मास्टर, आखिर इस सियो जियांग की नाक से खून क्यों निकल रहा है? क्या ये खून भी आपके पॉइजन की वजह से निकल रहा है? आगे से पॉइजन फील्ड कहता है, नहीं, ये मेरे पॉइजन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसने जो कपड़ों के अंदर ड्रैगन आर्मर पहना है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। ये बोलने के बाद पॉइजन फील्ड सियो जियांग के ऊपर के कपड़े उतार देता है और हम देखते हैं सियो जियांग ने सही में ड्रैगन आर्मर को अपनी बॉडी पर पहन रखा होता है। और अगले ही पल हम पॉइजन फील्ड को देखते हैं जो कि उस आर्मर को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो मैं सही था। चलो, इतनी मेहनत के बाद कम से कम मुझे 2 हेवनली वेपन्स तो मिल ही गए। ये बोलने के बाद वो अपने पीछे खड़े तीनों सबऑर्डिनेट से कहता है, अब सिर्फ मिंग कॉइन ब्यूरो का वो हेवनली ब्लेड रह गया है, तो जल्दी से तुम तीनों जाकर उस मिंग कॉइन ब्यूरो के लीडर को ढूंढो। वो तीनों सबऑर्डिनेट्स भी आगे से ठीक है कहते हैं। तभी उन सभी को किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तीनों पीछे की ओर देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर एक लड़का बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। उस पर पॉइजन फील्ड के पॉइजन का बिल्कुल भी असर नहीं हो रखा होता। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लिन टियान होता है। और लिन टियान को यूं सही सलामत खड़ा देख उन तीनों में से एक सबऑर्डिनेट लिन टियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर जैसे ही वो सबऑर्डिनेट लिन टियान के पास पहुंचता है, तभी हम देखते हैं वो लिन टियान की इनविजिबल शील्ड से टकराकर काफी बुरी तरह से जमीन पर आ गिरता है। ये देखकर उसके बाकी के दोनों सबऑर्डिनेट्स भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं और वो दोनों बड़ी ही हैरानी से आपस में एक दूसरे से कहते हैं, आखिर इस लड़के ने अभी ये किस ट्रिक का यूज किया? इसने तो हमारे थर्ड ब्रदर को हाथ भी नहीं लगाया, मगर फिर भी हमारा थर्ड ब्रदर इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गया? तभी हम वापस से लिन टियान को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है, ये तो बिटर वर्म पॉइजन है। जैसे ही पॉइजन फील्ड इस बात को सुनता है, हम देखते हैं उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है और वो बड़ी ही हैरानी से कहता है, आखिर इस लड़के को कैसे पता कि ये बिटर वर्म पॉइजन है, जबकि इस पॉइजन का पता लगाना तो नामुमकिन है, क्योंकि इस पॉइजन की ना तो कोई स्मेल होती है और ना ही कोई टेस्ट। तो आखिर इस लड़के को ये कैसे पता चल गया कि मेरे इस पॉइजन का नाम बिटर वर्म पॉइजन है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तभी हम वहां खड़े बाकी के दोनों सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं और अगले ही पल वो दोनों लिन टियान पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से लिन टियान की ओर बढ़ने लगते हैं। मगर लिन टियान की स्पीड उन दोनों से कई गुना ज्यादा तेज होती है और फिर वो बड़ी ही तेजी से उन दोनों को इग्नोर करके पॉइजन फील्ड के पास पहुंच जाता है। लिन टियान की इतनी स्पीड को देखकर वो दोनों सबऑर्डिनेट्स भी काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं। वहीं हम लिन टियान को देखते हैं जो कि अगले ही पल उस पॉइजन फील्ड के हाथ को पकड़ लेता है। वहीं आगे से हम पॉइजन फील्ड को देखते हैं जो कि लिन टियान की सिर्फ प्रेजेंस से ही काफी ज्यादा डर जाता है और वो लिन टियान को देखकर सोचने लगता है, आखिर अब ये इनक्रेडिबल मास्टर कौन है? मैंने आज से पहले अपने पूरे लाइफ स्पैन में इतना डर कभी महसूस नहीं किया। ये किस तरह की प्रेजेंस है? तभी हम आगे से लिन टियान को देखते हैं जो कि अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और उससे कहता है, जल्दी से अब मुझे इस बिटर वर्म पॉइजन का एंटीडोट दे दो। आगे से हम पॉइजन फील्ड को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी सोचों में ही खोया हुआ होता है, लेकिन तभी वो खुद से कहता है,
मगर मेरे पास अभी भी मेरी अल्टीमेट टेक्निक बची हुई है। क्यों ना मैं इस मास्टर पे अपनी उस टेक्निक का यूज करूं। हालांकि इस दौरान मुझे अपने एक हाथ को सैक्रिफाइस करना होगा, मगर इतने पावरफुल मास्टर को हराने के लिए मेरे लिए ये सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है। ये बोलने के बाद हम देखते हैं वो अपने हाथ को ब्लास्ट कर देता है, और जैसे ही वो अपना हाथ ब्लास्ट करता है हम देखते हैं उसके हाथ से काफी सारा पॉइजन निकलने लगता है, और वहीं लिन टियान की बॉडी उस पॉइजन के कांटेक्ट में आ जाती है, जिसे देखकर वो पॉइजन फील्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो डेविलिश हंसी हंसते हुए लिन टियान से कहता है, लड़के ये मेरा अल्टीमेट पॉइजन है, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे डेडली पॉइजन है। अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम इस पॉइजन को नलीफाई नहीं कर पाओगे। हमें लिन टियान को दिखाया जाता है जिसकी की पूरी बॉडी पॉइजन हो गई होती है, मगर अगले ही पल वो बस एक हल्की सी फूंक मारता है जिससे कि वो सारा पॉइजन उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो पॉइजन फील्ड पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो कहता है, क्या ये कोई डीमन लॉर्ड है? मगर तभी हम उन दोनों सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं। वो दोनों भी लिन टियान पर वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उसी समय हम देखते हैं उन दोनों सबॉर्डिनेट्स के आगे चैंगशू आकर खड़ा हो जाता है। फिर चैंगशू उन दोनों पर एक एक पंच मारकर उन दोनों को बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लिन टियान उस पॉइजन फील्ड के कटे हुए हाथ को पकड़कर उससे अभी भी बिटर वर्म पॉइजन का एंटीडोट मांग रहा होता है। आगे से वो पॉइजन फील्ड लिन टियान से कहता है, मेरे इस पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है। ये पॉइजन समय के साथ एनर्जी सर्कुलेशन की मदद से खुद ब खुद वैनिश हो जाता है। इस बात को सुनकर लिन टियान उस पॉइजन फील्ड से कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? आगे से पॉइजन फील्ड घबराते हुए हाँ कहता है। वहीं हाँ बोलने के बाद पॉइजन फील्ड मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर इन मास्टर का प्रेशर कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनके प्रेशर की वजह से किसी समुद्र की गहराई में डूबता जा रहा हूं। लेकिन तभी लिन टियान उस पॉइजन फील्ड के हाथ को छोड़ देता है। ये देखकर तो वो पॉइजन फील्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हम सीओ जियांग को देखते हैं जो कि खुद की इंटरनल एनर्जी को सर्कुलेट करके खुद के अंदर से पॉइजन को डिवार कर रहे होते हैं, और फिर उस पॉइजन को अपनी बॉडी से रिमूव करने के बाद वो लिन टियान और चेंगशू को देखकर मन ही मन सोचते हैं, ये दोनों मास्टर्स तो सच में काफी ज्यादा इन्विंसिबल हैं। वहीं नामगुंग मू भी लिन टियान और चैंगशू की इतनी इनक्रेडिबल पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो बड़ी हैरानी से कहता है, आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस रखने वाले मास्टर्स यहां पर कहां से आ गए? फिर नेक्स्ट सीन में हम सीओ जियांग को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी से पॉइजन रिमूव करने के बाद लिन टियान के पास आ जाता है, और वो लिन टियान से बड़े ही पोलाइटली कहता है, मास्टर मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, बताइए आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आगे से लिन टियान कहता है, नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आगे से सेओ जियांग किसी छोटे बच्चे की तरह हरकतें करते हुए लिन टियान से पूछते हैं, मास्टर मगर आप हैं कौन? आगे से लिन टियान कहता है, पहले तो तुम मुझे ये मास्टर कहना बंद करो, और मुझे तुम्हें इस बात को और कितनी बार बताना होगा कि मैं कुनलुन बार का एक कुक हूं। वहीं इस बात को सुनकर सीओ जियांग लिन टियान को देखकर सोचता है, ये जरूर ही मुझसे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, ये जरूर ही कोई अपर रेल्म के एक्सपर्ट है। तभी लिन टियान सीओ जियांग से कहता है, मगर तुम्हें तुम्हारी शर्त तो याद है ना? इस बात को सुनकर सीओ जियांग सोचता है, आखिर कौन सी शर्त? लेकिन तभी उसे उसका किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है, और वो लिन टियान से कहता है, हाँ मुझे याद है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं और मेरी डॉटर आपके कुनलुन बार में जरूर चलेंगे। हम वापस से लिन टियान को देखते हैं जो कि सीओ जियांग से आगे कहता है, मगर मुझे तुमसे एक फेवर और चाहिए। इस बात को सुनकर सीओ जियांग थोड़ा सा कंफ्यूज होकर लिन टियान से पूछता है, आखिर किस तरह का फेवर? आगे से लिन टियान कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने और अपनी डॉटर की कुनलुन बार में जाने की खबर को सभी लोगों में फैला दो। आगे से सीओ जियांग भी इस बात को मान जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बुद्ध के स्टैचू को देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम जोंग लियांग की सीक्रेट केव का देखते हैं, जहां पर कि ब्लैक फील्ड जोंग लियांग को बताता है कि पॉइजन फील्ड आपके दिए हुए मिशन को करने में फेल हो गया है। इस बात को सुनकर जोंग लियांग बड़ी ही हैरानी से ब्लैक फील्ड से पूछता है, क्या वो मारा गया? आगे से ब्लैक फील्ड कहता है, नहीं वो मरा नहीं है, मगर उसे स्यूमन फैमिली वालों ने कैप्चर कर लिया है, मगर उसके साथ के तीनों साथियों ने सुसाइड कमिट कर लिया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वो जो पॉइजन फील्ड के साथ 3 सबॉर्डिनेट्स थे वो तीनों भी फील्ड्स थे। उनमें से पहले वाले का नाम ब्लड फील्ड था, वहीं दूसरे वाले का रेन फील्ड और आखिरी वाले का नाम मिरर फील्ड था। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम जोंग लियांग को देखते हैं जो कि इस खबर को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो मन ही मन सोचने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जबकि पॉइजन फील्ड पिनिकल स्टेज पर था और उसकी पॉइजन आर्ट्स इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट थीं,
और वहीं उसके साथ 3 और फिन्स थे जो कि पीक लेवल के मास्टर्स थे, मगर फिर भी वो सभी कैसे फेल हो गए। इन बातों को सोचकर जोंग लियांग गुस्से से अपने दांतों को पीसने लगता है। लेकिन तभी आगे से ब्लैक फील्ड कहता है, सुनने में आया है कि ह्यूमन फैमिली में कोई 2 यंग मास्टर्स आए थे, उन्हीं दोनों ने ये सब किया है। इस बात को सुनकर जोंग लियांग बड़ी हैरानी से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? फिर वो बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ ब्लैक फील्ड से पूछता है, आखिर वो दोनों यंग मास्टर्स थे कौन? आगे से ब्लैक फील्ड कहता है, लॉर्ड मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर वो दोनों कौन है, मगर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि वो लोग कुनलुन बार नाम की जगह पर रहते हैं और कल सुबह वो सियो जियांग और उसकी डॉटर भी उन दोनों यंग मास्टर्स से मिलने के लिए कुनलुन बार जा रहे हैं। इस बात को सुनकर जोंग लियांग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तो तुम कह रहे हो कि वो दोनों लड़के किसी बार में रहते हैं? आखिर फिर वो दोनों कमीने हमारे पॉइजन फील्ड को कैसे हरा सकते हैं? लेकिन तभी वो बिल्कुल चुप हो जाता है और सोचने लगता है, कहीं वो दोनों यंग मास्टर्स कुनलुन सेक्ट से रिलेटेड तो नहीं। लगता है वो कुनलुन सेक्ट वाले कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? मगर हम जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते, मगर फिर भी हमें उन लोगों पर नजर रखनी होगी और इसके लिए मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है जो कि स्काउटिंग के काम में पूरी तरह से परफेक्ट है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम ज़ोडिएक गेट का सीन देखते हैं जहां पे कि हमें उस गेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस लीडर का नाम बता देता हूं। तो इसका नाम जियान हुआ है और इसे इस मार्शल वर्ल्ड के लोग बीस्ट किंग के नाम से भी जानते हैं। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें तभी एक स्पाइडर को दिखाया जाता है जो कि उस बीस्ट किंग के कंधे पर आकर बैठ जाती है और कंधे पर बैठने के बाद वो स्पाइडर बीस्ट किंग को कुछ बताने लगती है। उस स्पाइडर की बात सुनने के बाद हम देखते हैं बीस्ट किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से उस स्पाइडर से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ह्यूमन फेस स्पाइडर कैसे मर सकती है? मुझे तो तुम्हारी इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो स्पाइडर मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल थी, यहां तक कि उसे कोई सुप्रीम रेल्म का मास्टर भी डिफीट नहीं कर सकता था। तो आखिर वो ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर कैसे मर गई? क्या कुनलुन माउंटेन में कोई हेवनली रेल्म का मास्टर आ चुका है? लेकिन तभी उसे कुछ नोटिस होता है और अगले ही पल वो चिल्लाकर कहता है, तुम जो कोई भी हो जल्दी से बाहर निकलो। तभी हम देखते हैं वहां पे ब्लैक फील्ड आ जाता है और ब्लैक फील्ड वहां आकर बीस्ट किंग को ग्रीट करते हुए कहता है, आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी आसानी से मेरी प्रेजेंस का पता लगा लेंगे। आगे से बीस्ट किंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से ब्लैक फील्ड से पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? मगर यहीं पर हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। हमें कुनलुन बार का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि काफी सारे कस्टमर्स आ रखे होते हैं और हम देखते हैं वो सभी रूबी सीओ की ही बातें कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि रूबी सीओ के यहाँ कुनलुन बार में आने की खबर पूरे मार्शल वर्ल्ड में फैल चुकी है। तभी नेक्स्ट सीन हम बार के दरवाजे का देखते हैं। हम देखते हैं दरवाजे से कोई अंदर आने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ह्यूमन फैमिली के 2 गार्ड्स होते हैं जो कि सियो जियांग से कहते हैं, मास्टर अंदर किसी भी तरह का खतरा नहीं है, यानी अब आप और प्रिंसेस अंदर आ सकते हैं। वहीं हम रूबी सीओ को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स की इस हरकत को देखकर शर्माते हुए कहती है, ये दोनों बास्टर्ड्स यहां पर मेरी इंसल्ट करवाने पर लगे हुए हैं, सच में ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर नेक्स्ट सीन में सियो जियांग और उसकी डॉटर बार के अंदर आने लगते हैं, लेकिन तभी रूबी सीओ को देखकर वहां बैठे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सभी लोग रूबी सीओ को बस घूरे जा रहे होते हैं। वहां पर सभी लोग रूबी सीओ की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। तभी सियो जियांग की नजर उस ओल्ड हेड कुक मिस ग्योंग पर पड़ती है और उस ओल्ड लेडी को देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर वो बड़ी ही हैरानी से उस हेड कुक से पूछता है, मिस आखिर अब आप यहाँ क्या कर रही हैं? आगे से वो ओल्ड हेड कुक कहती है, अरे तुम तो सियो जियांग हो ना, तुम तो पहले से काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हो और हाँ, मैं इस बार की एक एम्प्लॉई हूँ। वहीं इस बात को सुनकर हम देखते हैं सियो जियांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मिस ग्योंग जैसी इतनी बड़ी मार्शल शेफ इस छोटे से बार में कैसे काम कर सकती है? लेकिन तभी हम देखते हैं मास्टर याओशी भी वहां पे आ जाते हैं और वहां आते ही वो सियो जियांग के हाथ को पकड़कर कहते हैं, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर काफी अच्छा लग रहा है। वहीं हम सियो जियांग को देखते हैं जिसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता कि 7 इमॉर्टल्स में से एक मास्टर याओशी भी यहां इस बार में प्रेजेंट है। फिर वो मास्टर याओशी को ग्रीट करता है और साथ ही साथ मास्टर याओशी से पूछता है, एल्डर आखिर आप इस बार में क्या कर रहे हैं? आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, वो क्या है ना, इस इनका कुक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरा इस बार में आना जाना लगा ही रहता है। आगे से सियो जियांग कहता है, अच्छा तो मैं अब समझा कि आप मिस ग्योंग के फ्रेंड हैं।
आगे से मिस ग्योंग सियो जियांग से मना करते हुए कहती है, सियो जियांग तुम कुछ गलत समझ रहे हो। लेकिन तभी वहां पे युआन भी आ जाता है और वो वहां आकर सियो जियांग को रिस्पेक्ट शो करता है। युआन को देखकर सियो जियांग कहता है, तुम तो जूगे फैमिली के थर्ड यंग मास्टर युआन हो ना। आगे से युआन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मास्टर, आप सही कह रहे हैं। फिर सियो जियांग युआन से पूछता है, आखिर अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आगे से युआन कहता है, मास्टर मैं इस बार का एक वेटर हूँ। इस बात को सुनने के बाद सियो जियांग को एक काफी बड़ा झटका लगता है और वो मन ही मन सोचता है, आखिर ये किस तरह का हेवनली बार है। यहाँ की कुक इस पूरे मार्शल वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन शेफ है और इस बार का वेटर जूगे फैमिली का यंग मास्टर है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन तभी वहां पे चैंगशू भी आ जाता है और वो पीछे से रूबी सियो के फादर को कहता है, तुम यहाँ खड़े क्यों हो, चलो जल्दी से किसी कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। तभी हम जिन सोही को देखते हैं जो कि चैंगशू को उन मास्टर से इतना रूडली बात करता देख चैंगशू से कहती है, चैंगशू वो हमारे कस्टमर हैं, तुम्हें उनसे थोड़ा अच्छे से बात करनी चाहिए। जिन सोही की बात सुनकर फिर चैंगशू भी रूबी सियो के फादर से प्यार से कहता है, सर प्लीज आप आराम से बैठ जाइए। हालांकि ये बोलते समय भी वो रूबी सियो के फादर को काफी गुस्से से घूर रहा होता है और चैंगशू को अभी भी इतना गुस्से में देखकर रूबी सियो के फादर को काफी ज्यादा डर लगने लगता है, यहां तक कि उनके चेहरे से पसीना भी आने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं जहां पर कि हम देखते हैं रूबी सियो और उसके फादर दोनों एक टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी उनके टेबल पर युआन उनके लिए काफी सारा डिलीशियस खाना ले आता है। फिर वो दोनों उस खाने को खाने लगते हैं और खाने की एक बाइट को खाने के बाद ही वो दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। सियो जियांग बड़ी हैरानी से अपनी डॉटर से कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया। आखिर ये किस तरह के हेवनली फ्लेवर्स हैं। वहीं आगे से रूबी सियो कुछ भी नहीं कहती, बस वो कंटिन्यूअसली उस खाने को खाने में लगी हुई होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अगर वो जल्दी ही उस खाने को नहीं खाएगी तो वो खाना कहीं भाग जाएगा। तभी हम उसके फादर को देखते हैं जो कि युआन को बुलाकर उससे उस डिश का नाम पूछने लगते हैं। आगे से युआन कहता है, मास्टर जो डिश आप अभी खा रहे हैं उसका नाम जी टोबी है। आगे से सियो जियांग कहता है, आखिर ये किस तरह का नाम है, मगर वैसे भी नाम से क्या ही फर्क पड़ता है जबकि ये डिश खाने में इतनी ज्यादा डिलीशियस है। ये बोलने के बाद वो वापस से उस टेबल पर पड़े खाने को खाने लगता है। तभी उसकी नज़र किम योंग और उसके साथियों पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो सोचने लगता है, युआन ने बताया था कि ये तीनों भी इस बार के टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं। मुझे लगता है फिर तो ये तीनों भी जरूर ही कोई मास्टर्स होंगे जो कि हमारे सामने अपनी स्किल्स को हाइड कर रहे हैं। तभी हम योंग को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहता है, इन दिनों मेरी तो पीठ काफी ज्यादा दर्द हो रही है। आगे से सैम बॉन्ग कहता है, मैंने भी आज से पहले इस तरह का काम कभी नहीं किया। लेकिन किम योंग उन दोनों को आगे से मोटिवेट करते हुए कहता है, ये काम करने में मुश्किल हो सकता है मगर सच में ये काम हमारे लिए काफी फायदेमंद है। किम योंग की इस बात को पीछे खड़े मास्टर याओशी भी सुन लेते हैं और मास्टर याओशी भी उन सभी से कहते हैं, किम योंग बिल्कुल सही कह रहा है, हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। वहीं मास्टर याओशी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर किम योंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मास्टर याओशी से शुक्रिया कहता है। तभी हम सियो जियांग को देखते हैं जो कि पीछे बैठा उन सबकी बातें सुन रहा होता है और उस गधे को ये लग रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सभी मास्टर याओशी के डिसाइपल्स हैं। यहाँ तक कि वो चैंगशू और लिनटियान को भी मास्टर याओशी का डिसाइपल समझ रहा होता है। फिर वो चैंगशू की तरफ देखता है जो कि साइड में अपनी मील को एंजॉय कर रहा होता है। उसे देखकर वो मन ही मन सोचता है, ये लड़का मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियो जियांग अपनी जगह से उठकर चैंगशू के पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मगर दूसरी तरफ चैंगशू बड़े ही गुस्से से पीछे मुड़कर उसे घूरने लगता है और फिर बड़े ही कोल्ड तरीके से उससे कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। चैंगशू को इतने कोल्ड तरीके से बात करता देख हम देखते हैं सियो जियांग की तो पूरी तरह से फट जाती है और वो अपनी बात को बदलते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर इस डिश का नाम पूछने आया था जिसे कि तुम अभी खा रहे हो। वो क्या है ना, ये डिश दिखने में मुझे काफी ज्यादा डिलीशियस लग रही थी। मगर आगे से चैंगशू उसके मुंह पर एक हल्का सा पंच मार देता है और पंच करने के बाद उससे कहता है, मैंने अभी तो सिर्फ तुम्हें एक हल्का सा पंच मारा है, मगर अगली बार अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हें तुम्हारी बेटी भी पहचानने से मना कर देगी। वहीं वो बेचारा अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम वापस से ज़ोडिएक गेट का सीन देखते हैं। फिर हमें बीस्ट किंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा हुआ होता है और उसके आगे टेबल पर पैसों से भरा बॉक्स पड़ा हुआ होता है। उसे देखकर वो सोचने लगता है,
आखिर वो लोग मुझे एक छोटे से बार को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? मुझे तो लगता है कि वो बार कोई ऑर्डिनरी बार नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके घर दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में बीस्ट किंग भी दरवाजे के बाहर आकर देखता है और वो देखता है कि वहां पर एक पीक लेवल का मास्टर खड़ा होता है और ये मास्टर हेवनली कल्ट का वही स्ट्रेटेजिस्ट है जिसका कि नाम सीमा जोंग था। फिर सीमा जोंग बीस्ट किंग के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम सीमा जोंग है और मैं हेवनली कल्ट का एक स्ट्रैटेजिस्ट हूं। मगर यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हम रात का देखते हैं जहां पर कि हमें वापस से बीस्ट किंग को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर बड़ी ही तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो एक केव के अंदर आ जाता है जहां पर कि काफी सारे रैट्स मौजूद होते हैं। तभी बीस्ट किंग उन सभी रैट्स से पूछता है, आखिर तुम लोगों का किंग कहां पर है? तभी हमें किसी की आंखों को दिखाया जाता है और अगले ही पल हम एक काफी बड़े राट को देखते हैं। मगर तभी वो बीस्ट किंग उस बड़े से राट के मुंह पर एक जोरदार पंच लगा देता है और उसके मुंह पर मुक्का मारने के बाद उससे कहता है, लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम एक राट हो। आखिर तुमने हिम्मत कैसे की किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने की? आगे से हम उस रैट किंग को देखते हैं जो कि वहां खड़ा रोने लगता है। तभी बीस्ट किंग उस रैट से कहता है, अब रोना बंद भी करो, मैं यहां पर तुम्हें एक टास्क देने आया हूं। फिर बीस्ट किंग उस रैट किंग को कुनलुन बार की लोकेशन बताने के बाद कहता है, तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें उस बार पर नजर रखनी है और उस बार की एक एक खबर तुम्हें मुझ तक जल्द से जल्द पहुंचानी है। फिर रैट किंग अपने सभी रैट्स को इस बात को बता देता है और नेक्स्ट सीन में वो सभी रैट्स भी कुनलुन बार के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें कुनलुन बार का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि वो सभी मैजिकल रैट्स पहुंच चुके होते हैं। वहीं हम किचन का सीन देखते हैं जहां पर कि वो ओल्ड हेड कुक लिन टियान को अभी भी कुकिंग क्लासेस दे रही होती है। तभी एक चूहा उस किचन के अंदर आ जाता है। तभी जिन सोही वहां आकर उस चूहे को झाड़ू से मारने लगती है और उसे मारने के बाद वो लिन टियान से कहती है, आज यहां पर हो क्या रहा है? मैं सुबह से ऑलरेडी 3 चूहे मार चुकी हूं मगर फिर भी ये चूहे यहां पर आते ही जा रहे हैं। तभी किम योंग और उसके साथी भी अपने अपने डंडे उठाकर जिन सोही की मदद करने के लिए आ जाते हैं। मगर तभी देखते ही देखते वहां पर काफी सारे चूहे आ जाते हैं। ये देखकर किम योंग और उसके साथी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं हम उस ओल्ड हेड कुक को भी देखते हैं जो कि एक टेबल के ऊपर चढ़कर उन सभी लोगों से कहती है, हमें जल्द से जल्द इन चूहों का कुछ करना होगा। इस बात को सुनकर लिन टियान चैंगशू को आवाज लगाता है। वहीं आगे से चैंगशू भी एक डेमोनिक स्माइल करता है और अगले ही पल हम देखते हैं चैंगशू जमीन पर एक काफी गहरा गड्ढा बना देता है और उस गड्ढे को बनाने के बाद चैंगशू उन सभी चूहों को मार मार कर उस गड्ढे के अंदर डालने लगता है। और उन सभी चूहों को मरता देख वहां पे उन चूहों का किंग भी आ जाता है और उस राट किंग को देखकर योंग अपने साथियों से कहता है, आखिर कोई चूहा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही हम उस चूहे को देखते हैं जो कि चैंगशू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आगे से चैंगशू उस चूहे को देखकर एक डेविलिश हंसी हंसता है। फिर वो अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करके उस रैट किंग के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं चैंगशू के बस एक ही पंच से वो किंग वहीं पर मारा जाता है। फिर हम बाकी के रैट्स को देखते हैं जो कि अपने किंग को इतनी आसानी से मरता देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अगले ही पल वहां से बड़ी ही तेजी से भागने लगते हैं। फिर चैंगशू किम योंग से कहता है, जल्दी से यहां पर कुछ लकड़ियां ले आओ, फिर हम इस मोटे चूहे को उन लकड़ियों पर रोस्ट करके मजे से खाएंगे। इस बात को सुनकर किम योंग काफी ज्यादा खुश होकर चैंगशू से कहता है, सच में ये आइडिया तो काफी ज्यादा कमाल का है। फिर नेक्स्ट सीन हम ज़ोडिएक गेट का देखते हैं जहां पे कि एक बिल्ली आकर बीस्ट किंग को ये सब बता देती है। हम देखते हैं बीस्ट किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो बड़ी हैरानी से कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? फिर सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां पर कि एक टाइगर जंगली सुअर का शिकार कर रहा होता है और अगले ही पल वो टाइगर उस जंगली सुअर को मार कर खा जाता है। तभी उस टाइगर की नजर एक बड़े से आदमी पर जाती है जो कि दिखने में किसी भालू की तरह लग रहा होता है। ये देखकर वो टाइगर उसकी तरफ जाने लगता है मगर जैसे ही वो टाइगर उस आदमी को देखता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बीस्ट किंग होता है। फिर बीस्ट किंग उस टाइगर से पूछता है, आखिर टाइगर किंग कहां पर है? फिर वो टाइगर भी आगे से उस बीस्ट किंग को टाइगर किंग के पास ले जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में बीस्ट किंग टाइगर किंग के पास पहुंच जाता है और उसे देखकर कहता है, आखिर तुम कब तक वहां यूं ही खड़े रहोगे? कहीं तुम मेरे हाथों मरना तो नहीं चाहते ना? वो क्या है ना, अभी कुछ देर पहले ही मैं बियर किंग को मार कर आ रहा हूं क्योंकि उस कमीने में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थे। इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं टाइगर किंग के तो पसीने छूटने लगते हैं और अगले ही पल टाइगर किंग खुद को काफी ज्यादा छोटा कर लेता है और एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा बनकर वो बीस्ट किंग के पास आ जाता है। फिर बीस्ट किंग उस टाइगर से कहता है, मैं चाहता हूं
कि तुम कुनलुन बार में जाओ और उस बार पर नजर रखो। आगे से वो टाइगर भी ठीक है कहकर कुनलुन बार के लिए निकल पड़ता है। वहीं टाइगर किंग को जाता देख पीछे खड़ा बीस्ट किंग कहता है, ये टाइगर किंग सच में काफी ज्यादा इनविंसिबल है। इसकी स्ट्रेंथ ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर जैसी है और वहीं इसका दिमाग राट किंग जैसा। तो मुझे लगता है ये जरूर ही इस टास्क को बड़ी आसानी से कर लेगा। ये बोलने के बाद बीस्ट किंग भी वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हम कुनलुन बार का देखते हैं, जहां पर मास्टर याओशी और स्यूमन फैमिली के लीडर सीओ जियांग दोनों बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। तभी हम सीओ जियांग को देखते हैं, जो कि मास्टर याओशी को हेवनली ब्लेड दिखाते हुए कहता है, मास्टर याओशी, मैं आपको इस ब्लेड को दिखाना चाहता हूं। इस ब्लेड का नाम हेवनली ब्लेड है। ये मुझे कुछ दिन पहले ही मिंग ब्यूरो के लीडर ने गिफ्ट किया है और इस ब्लेड के मिलने के बाद अब मेरे पास 2 हेवनली आर्टिफैक्ट्स हो गए हैं। एक मेरा ड्रैगन स्केल आर्मर और वहीं दूसरा ये हेवनली ब्लेड। मगर मेरी डॉटर की बर्थडे पार्टी पर पॉइजन फील्ड नाम के किसी पर्सन ने हमारे सेक्ट पर अटैक किया था ताकि वो इन आर्टिफैक्ट्स को चुरा सके। हालांकि आपके दोनों डिसाइपल्स की वजह से हमने उस पॉइजन फील्ड को कैप्चर कर लिया और कैप्चर करने के बाद हम लोगों ने उसे खूब टॉर्चर किया। मगर इतना टॉर्चर होने के बाद भी उस बास्टर्ड ने अपना मुंह नहीं खोला, यानी कि जरूर ही उसके पीछे काफी पावरफुल लोगों का हाथ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों वेपन्स को आपके डिसाइपल्स को दे दूं ताकि वो दोनों इन्हें सेफ रख सके। आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, ये सब तो ठीक है, मगर ये दोनों मेरे कोई डिसाइपल्स नहीं हैं, बल्कि ये दोनों तो मेरे दोस्त हैं। इस बात को सुनने के बाद तो सीओ जियांग के पसीने छूटने लगते हैं और वो मन ही मन सोचता है, आखिर ये किस तरह का मजाक है। लेकिन तभी लिन सीओ जियांग से कहता है, मेरे पास ऑलरेडी एक सुप्रीम मैनुअल है जो कि मुझे मेरे मास्टर ने दी थी, तो आप इस हेवनली ब्लेड को चैंगशू को दे दीजिए। फिर वो चैंगशू से कहता है, चैंगशू, आज से इस हेवनली ब्लेड का ध्यान तुम्हें रखना होगा। वहीं हम चैंगशू को देखते हैं, जो कि अभी भी कुछ खा ही रहा होता है। सच में कितना भुक्कड़ है ये इंसान। फिर नेक्स्ट सीन में चैंगशू अपनी चॉपस्टिक्स को रखकर उस ब्लेड को उठाकर कहता है, अब ये किस तरह का खिलौना है। आगे से सीओ जियांग कहता है, ये एक हेवनली ब्लेड है जो कि टॉप 10 मार्शल मैनुअल्स में आता है। आगे से चैंगशू बड़ा ही सीरियस होकर सीओ जियांग से कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं इस घटिया सी चीज को अपने साथ लेकर घूमूं। तभी पीछे से लिन टियान चैंगशू से कहता है, चैंगशू, मुझे लगता है तुम्हें इस वेपन को कैरी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लिन टियान की बात को सुनकर हम देखते हैं चैंगशू घबरा जाता है और वो बड़े ही प्यार से कहता है, नहीं नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस वेपन को अपने पास रख लेता हूं। फिर सीओ जियांग भी चैंगशू से शुक्रिया कहता है। वही हम चैंगशू को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए मन ही मन सोच रहा होता है, अगर मुझे इस वेपन को कैरी करने में कोई परेशानी आई तो मैं इसे किसी को बेच दूंगा। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा लिन उसे बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, अगर तुमने इस वेपन को किसी को भी बेचने का सोचा तो फिर मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरा वो गिफ्ट पसंद आएगा। इस बात को सुनकर हम देखते हैं चैंगशू तो काफी ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए सोचने लगता है, आखिर यह आदमी हर बार मेरे दिमाग को कैसे पढ़ लेता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें कुनलुन माउंटेन के आसपास के एरिया को दिखाया जाता है, जहां पर कि हम उसी टाइगर किंग को देखते हैं और वो टाइगर किंग उस ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर के टुकड़ों के पास खड़ा होता है। उस ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर के टुकड़ों को देखकर वो टाइगर किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, तो इसका मतलब ये कोई झूठी खबर नहीं थी, बल्कि ये बिल्कुल सच था कि ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर मर चुकी है। आखिर इसे इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा। लेकिन ये कुनलुन काफी यूनिक मास्टरों से भरा हुआ है। फिर वो अपनी एक पास्ट मेमोरी को याद करने लगता है, जब उसकी बातें एक वेनमस स्नेक किंग से हो गई थी। उस दौरान उसकी बॉडी पूरी तरह से पॉइजन्ड हो गई थी, मगर तभी कुनलुन के किसी मास्टर और उसके डिसाइपल की मुझ पर नजर पड़ गई और उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो मास्टर और डिसाइपल और कोई नहीं बल्कि लिन टियान और उसके मास्टर थे, यानी कि ये टाइगर किंग हमारे लिन टियान से पहले भी मिला हुआ है। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर वो टाइगर अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है, सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन हम कुनलुन बार का देखते हैं, जहां पर कि योंग और सैम बॉन्ग मार्शल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी ट्रेनिंग करते हुए योंग सैम बॉन्ग से कहता है, आखिर मेरी ये बॉडी पहले से इतनी हल्की कैसे हो गई। आगे से सैम बॉन्ग कहता है, हाँ, मुझे भी मेरी बॉडी के साथ यही फील हो रहा है। वहीं हम उन दोनों के पीछे खड़े किम योंग को देखते हैं, जो कि उन दोनों से कहता है, जरूर ही यहाँ के खाने में कोई स्ट्रेंज मैजिक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंगशू भी वहां पर आ जाता है और फिर वो चारों उस रैट किंग के मीट को रोस्ट करके खाने लगते हैं। तभी चैंगशू उन तीनों को उस रैट किंग के अंदर से निकली एनर्जी कोर देते हुए कहता है, अगर तुम लोगों को ये चाहिए तो तुम लोग इसे रख सकते हो। आगे से किम योंग चैंगशू से पूछता है, आखिर अब ये क्या चीज है। फिर चैंगशू किम योंग को बताता है, इसे एनर्जी कोर कहते हैं। जैसे ही वो तीनों एनर्जी कोर का नाम सुनते हैं वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर किम योंग
काफी एक्साइटेड होकर चैंगशू से कहता है, क्या सच में, क्या ये एक एनर्जी कोर है? आगे से चैंगशू अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर वो तीनों उस एनर्जी कोर को खा जाते हैं और उसे खाने के बाद वो तीनों काफी ज्यादा खुश होकर कहते हैं, हमें महसूस हो रहा है कि हमारी इंटरनल एनर्जी पहले से बढ़ चुकी है। आगे से चैंगशू उन तीनों से कहता है, जरूर ही तुम तीनों का दिमाग खराब हो चुका है। आखिर एक छोटे से चूहे के एनर्जी कोर से तुम्हारी क्या ही एनर्जी बढ़ेगी। ये बोलने के बाद वो उन तीनों से मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम तीनों मेरे साथ चलकर स्पाइडर मॉन्स्टर का मीट खाना चाहोगे, वो भी ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर का? इस बात को सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बड़ी हैरानी से कहते हैं, अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी चैंगशू अपने पास से उस ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर का एक बॉडी पार्ट फेंककर उन तीनों कहता है, ये रहा उस मॉन्स्टर का एक टुकड़ा। उस मॉन्स्टर के टुकड़े को देखकर वो तीनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो तीनों चैंगशू से पूछते हैं, आखिर उस स्पाइडर मॉन्स्टर की बाकी की बॉडी कहाँ है? आगे से चैंगशू कहता है, तुम तीनों मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उसकी बॉडी के पास ले चलता हूं। फिर नेक्स्ट सीन में चैंगशू और वो तीनों उस स्पाइडर मॉन्स्टर की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही चैंगशू की नजर उस टाइगर किंग पर पड़ती है, जिसने कि अभी भी खुद को साइज में काफी छोटा कर रखा होता है। उसे देखकर चैंगशू उसे अपने हाथ में उठा लेता है। फिर सीन चेंज होता है। हम कुनलुन बार के अंदर मिस जिन सोही और हेड कुक मिस ग्योंग को देखते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से चुगलियां कर रही होती हैं, जैसे कि यूजुअली सभी औरतें करती हैं। फिर हम उस ओल्ड हेड कुक को देखते हैं, जो कि मिस सोही से कहती है, मुझे तो चूहे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और सच में उस इंसिडेंट ने तो मुझे डरा ही दिया था। आगे से मिस सोही कहती है, मुझे भी चूहे कुछ खास पसंद नहीं है। जब वो ये सब बातें कर ही रही होती हैं, तभी हम देखते हैं वहां पे चैंगशू आ जाता है और वो अपने साथ उस टाइगर किंग को भी लाया होता है। फिर चैंगशू उस टाइगर को मिस सोही को पकड़ाते हुए कहता है, आज से ये बिल्ली हमारे इस बार को सभी चूहों से प्रोटेक्ट करेगी। आगे से मिस सोही चैंगशू से पूछती है, आखिर अब ये कौन है? आगे से चैंगशू मिस जिन सोही से कहता है, ये एक बिल्ली है। आगे से मिस जिन सोही उस टाइगर को पकड़कर कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कैट है, क्योंकि इसकी बॉडी पर कुछ अलग से पैटर्न्स हैं और ऐसे पैटर्न्स कैट्स की बॉडीज में नहीं होते। वहीं हम उस टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि मिस सोही को देखकर सोच रहा होता है, क्या मैं इस लड़की को अभी ही खत्म कर दूं? लेकिन फिर वो खुद से कहता है, नहीं, यहां पर अभी काफी सारे लोग हैं, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर मिस जिन सोही उस टाइगर के साथ खेलने लगती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, छोटी बिल्ली, अब से तुम्हें हमारे इस बार को सभी चूहों से प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उस टाइगर की नजर साइड में खड़े लिन टियान पर पड़ती है और लिन टियान को देखते ही वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बड़ी हैरानी से खुद से कहने लगता है, ये तो वही पर्सन है जिसने कि मेरी सालों पहले मदद की थी, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? फिर सीन चेंज होता है। हम 7 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि हमें वापस से उसी बीस्ट किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी किसी स्किल को मास्टर कर रहा होता है। और अगले ही पल वो खुद से कहता है, मैंने अपनी हेवनली चेन नाम की स्किल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। मैं तो सच में एक जीनियस हूं। मेरी स्ट्रेंथ अब डार्क पाथ पर चलने वाले उन 4 किंग्स के बराबर हो चुकी है। ये कितनी कमाल की बात है। लेकिन तभी वो सोचने लगता है, आखिर उस टाइगर किंग को वहां गए पूरे 7 दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक उसने मुझे वहां की कोई भी खबर नहीं भेजी। क्या उसे भी उन लोगों ने मार दिया है? लगता है मुझे अब वहां पर खुद जाकर देखना होगा। फिर सीन चेंज होता है। हम कुनलुन बार के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पे कि जिन सोही दरवाजे पर खड़ी किसी का वेलकम कर रही होती है। फिर हमें उस फैमिली को दिखाया जाता है, जिसका कि जिन सोही वेलकम कर रही होती है, और हम देखते हैं ये वही फैमिली होती है जिनकी कि कुछ दिन पहले लिन टियान ने मदद की थी। फिर हम उस मुप्योंग के फादर को देखते हैं, जो कि मिस जिन सोही से कहता है, मुझे मेरे बेटे ने बताया कि यहाँ इस बार में फ्री का फूड मिल रहा है। जिन सोही थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ, वो ऑफर कुछ टाइम पीरियड के लिए था, मगर अब वो ऑफर खत्म हो चुका है। तभी वहां लिन टियान भी आ जाता है, जो कि उस बच्चे को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुप्योंग, क्यों ना तुम पहले अपनी फैमिली के साथ यहाँ इस टेबल पर आराम से बैठ जाओ। वहीं लिन टियान को देखकर मुप्योंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अगले ही पल वो लिन टियान के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर लिन टियान उस छोटे बच्चे से कहता है, मैंने जैसा कि तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे लिए इस बार का खाना हमेशा फ्री रहेगा, तो तुम्हें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए फ्री खाना खाने का ये ऑफर लाइफ टाइम तक वैलिड है। लेकिन तभी मुप्योंग के फादर पीछे से कहते हैं, नहीं सर, जबकि आपके इस बार का ये ऑफर खत्म हो चुका है, तो हम भी खाने के पैसे जरूर से देंगे, और वैसे भी आपने हमारी काफी मदद की है। आगे से लिन टियान उसकी ईमानदारी को देखकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए मुप्योंग के फादर से कहता है, अच्छा तो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन तभी हम देखते हैं
उस बार के दरवाजे पर बीस्ट किंग भी आ जाता है और वो बार के अंदर आते ही वहां खड़े सभी लोगों से पूछने लगता है, क्या यही कुनलुन बार है? मगर आगे से किसी को भी जवाब न देता देख बीस्ट किंग उन सभी को घूरते हुए सोचने लगता है, ये सभी लोग तो सच में काफी ज्यादा बदतमीज है। ये लोग तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वहीं हम किम योंग की गैंग और मास्टर याओशी को देखते हैं, जो कि उस बीस्ट किंग को बड़ी ही हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी उस बीस्ट किंग की नजर टाइगर किंग पर जाती है और उसे देखकर वो मन ही मन कहता है, ये घटिया बिल्ला यहाँ काम करने की जगह आराम कर रहा है। वहीं बेचारा वो टाइगर किंग बीस्ट किंग को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए सोचने लगता है, अब ये बीस्ट किंग यहाँ पर कहाँ से आ गया। लेकिन तभी जिन सोही उस टाइगर किंग को जमीन पर रखकर बीस्ट किंग का वेलकम करती है, एक सीट ऑफर करते हुए बैठने को कहती है। मगर आगे से वो बीस्ट किंग बड़े ही रूडली तरीके से कहता है, अपनी इस बकवास को बंद करो। इस बात को सुनकर हम देखते हैं साइड में खड़े किम योंग और उसके साथियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी लिन उस बीस्ट किंग से कहता है, अगर तुम यहाँ फूड एंजॉय नहीं करने आए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं हम बीस्ट किंग को देखते हैं, जो कि उन सभी लोगों को देखकर मन ही मन सोच रहा होता है, यहाँ पर तो कोई भी मार्शल मास्टर नहीं है, मैं इन लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये सोचने के बाद वो उस बार के सभी लोगों से कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा और मैं चाहता हूं कि उससे पहले तुम सभी मेरे सामने झुककर मुझे रिस्पेक्ट शो करो। ये बोलने के बाद वो 3 तक उल्टी गिनती गिननी शुरू कर देता है। उसकी बात सुनकर बार के सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर वहीं मुप्योंग और उसकी फैमिली काफी ज्यादा डर जाती है। तभी मास्टर याओशी मुप्योंग की फैमिली को शांत कराते हुए कहते हैं, आप लोग घबराइए मत, ये बस एक जोकर है जिसका कि दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं है। तभी हम उस बीस्ट किंग को देखते हैं, जिसने कि अपनी गिनती पूरी कर ली होती है और उसकी गिनती पूरी होते ही उसे किसी का पंच आके लगता है, जिससे कि बीस्ट किंग सीधा बार से बाहर जाकर गिरता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि उसे वो मुक्का किसी और ने नहीं बल्कि हमारे चैंगशू ने मारा होता है। तभी चैंगशू भी उस बीस्ट किंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। वहीं चैंगशू के पंच को खाने के बाद बीस्ट किंग चैंगशू को गालियां देने लगता है। वहीं हम चैंगशू को देखते हैं, जो कि बीस्ट किंग को देखकर कहता है, मानना पड़ेगा, तुम तो सच में काफी ज्यादा टफ हो। तभी हम पीछे खड़े योंग को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से बीस्ट किंग को देखकर कहता है, ये पर्सन मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी आगे से किम योंग कहता है, हाँ, अभी चैंगशू इसका मार मारकर भरता बनाने वाला है, फिर ये तुम्हें और भी ज्यादा अजीब लगेगा। तभी हम बीस्ट किंग को देखते हैं, जिसकी की छाती पर चैंगशू के मुक्के का निशान छप गया होता है। ये देखकर तो वो बीस्ट किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से सोचने लगता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इसके मुक्के का निशान मेरी बॉडी पर कैसे छप सकता है, आखिर इतना स्किल्ड पर्सन इस छोटे से बार में क्या कर रहा है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं चैंगशू बीस्ट किंग को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर की ओर उठा लेता है और उससे बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, अभी तो बस बैटल शुरू ही हुई है, आखिर अभी से ही तुम किन सोचों में डूबे हुए हो। लेकिन तभी हम देखते हैं बीस्ट किंग अपनी उसी टेक्निक का यूज करने लगता है जिसे कि उसने कुछ देर पहले ही मास्टर किया था, यानी कि 12 चेन हेवनली टेक्निक का। हम देखते हैं उस टेक्निक से चैंगशू भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और अगले ही पल चैंगशू थोड़ा सा पीछे की ओर धकेला जाता है। वहीं चैंगशू को अपने उस हेवनली अटैक से हिट होता हुआ देख बीस्ट किंग कहता है, अब तो ये जरूर से मारा जाएगा। मगर वहीं हम चैंगशू को देखते हैं, जो कि अभी भी सही सलामत खड़ा होता है और वो अपने हाथ को देखते हुए बीस्ट किंग से कहता है, आखिर तुमने मेरे हाथ को हर्ट क्यों किया। वहीं इस बात को सुनने के बाद उस बीस्ट किंग के पसीने छूटने लगते हैं और वो बड़ी हैरानी से कहता है, मैंने इस पे अपना इतना पावरफुल अटैक किया, मगर इसे देखो, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्या ये कोई डीमन किंग है। वहीं चैंगशू फिर से कहता है, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे हाथ पर गुदगुदी करने की। इस बात को सुनकर बीस्ट किंग को कुछ भी समझ नहीं आता और वो मन ही मन सोचता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मेरा वो 12 हेवनली चेन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर मेरे वो अटैक किसी पीक लेवल के कल्टीवेटर को भी हिट हो जाए तो उस मास्टर की सिर्फ बॉडी ही स्कैटर नहीं होगी, बल्कि मेरे उस अटैक से उसकी सोल तक वैनिश हो जाएगी। मगर ये लड़का कह रहा है कि इसे मेरे इस अटैक से बस गुदगुदी हो रही है। वहीं आगे हम चैंगशू को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बड़े ही डेविलिश तरीके से उस बीस्ट किंग से कहता है, अब मैं तुम पर अपनी 3 हिट्स करूंगा। इस बात को सुनकर हम देखते हैं बीस्ट किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी 2 हेवनली लेवल की एक्सेस को निकाल लेता है और उन एक्सेस को निकालने के बाद बीस्ट किंग चैंगशू से कहता है, लगता है मुझे तुम पर अपना लाइटनिंग स्टॉर्म अटैक करना ही होगा। ये बोलने के बाद वो अपनी एक्सेस की मदद से चैंगशू पर एक लाइटनिंग स्टॉर्म नाम का अटैक कर देता है। वहीं हम साइड में खड़े किम योंग और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि बीस्ट किंग और चैंगशू को देखकर कहते हैं, सच में ये दोनों ही काफी ज्यादा इनविंसिबल है। फिर हम उस अटैक वाली जगह को देखते हैं
जहां पर कि हमें एक काफी बड़ा धमाका दिखाया जाता है। वहीं उस धमाके को देखकर बीस्ट किंग हंसते हुए कहता है, इस कमीने को लगा था कि ये मुझे हरा सकता है, मगर ये तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाया। लेकिन तभी उस धमाके वाली जगह से धुआं हटता है और हम चैंगशू को देखते हैं, जो कि वापस से बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। हाँ, हालांकि इस बार उसके ऊपर के सभी कपड़े फट गए होते हैं। फिर चैंगशू उस बीस्ट किंग से बड़े ही डेविलिश तरीके से कहता है, मुझे लगता है अब तुमने मुझ पर काफी अटैक्स कर लिए हैं और अब अटैक्स करने की बारी मेरी है। और अगर अब तुमने इस बीच मुझ पर कोई भी अटैक किया तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद चैंगशू बड़ी ही तेजी से बीस्ट किंग के पास आकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे कि हम देखते हैं बीस्ट किंग काफी दूर जाकर गिरता है। फिर चैंगशू वापस से बीस्ट किंग के पास पहुंच जाता है और उस पर अपनी दूसरी हिट करता है, जिससे कि हम देखते हैं बीस्ट किंग की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर चैंगशू अपनी तीसरी और आखिरी हिट करने के लिए उस बीस्ट किंग को उसकी गर्दन से पकड़ता है और उससे कहता है, हालांकि तुम दिमाग से थोड़े पैदल हो, मगर फिर भी तुम्हारी ये बॉडी काफी ज्यादा काम की है। वहीं वो बेचारा चैंगशू से माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मगर आगे से चैंगशू उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और अगले ही पल उसके मुंह पर एक और जोरदार पंच मारता है, जिससे कि हम देखते हैं उस बीस्ट किंग के मुंह से खून आने लगता है। वहीं फिर सीन चेंज होता है, हम बार के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर कि मुप्योंग और उसकी फैमिली ने भी खाना खा लिया होता है और वो लोग वहां से जाते हुए लिंटियान के खाने की खूब तारीफें कर रहे होते हैं। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें वापस से बीस्ट किंग को दिखाया जाता है, जो कि चैंगशू की मार खाने के बाद बेहोश हो रखा होता है, मगर तभी उसे होश आ जाता है और होश आते ही वो सोचता है वो इंसान तो सच में काफी ज्यादा क्रूएल था। फिर वो चिल्लाकर खुद से कहता है, आखिर मैं इतना कमजोर क्यों हूं? उस लड़के ने तो किसी मार्शल आर्ट का भी यूज नहीं किया, मगर फिर भी वो मुझे बड़ी ही आसानी से हरा गया। क्या मेरी इतने सालों की ट्रेनिंग बस एक कचरा थी? लेकिन तभी हम देखते हैं चैंगशू भी पीछे बैठा उसकी ये सभी बातें सुन रहा होता है और उसकी बातों को सुनने के बाद चैंगशू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम भी सच में काफी ज्यादा टफ हो। और यूं अचानक से चैंगशू की आवाज सुनकर वो पीछे की ओर देखता है और जैसे ही वो चैंगशू को देखता है वो वापस से डरने लगता है। फिर हम चैंगशू को देखते हैं, जो कि उस बीस्ट किंग से कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहां मारने नहीं आया हूं, मैं तो बस तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बीस्ट किंग वापस से कुनलुन बार में आ जाता है। फिर वो लिंटियान के आगे आकर खड़ा हो जाता है। फिर लिंटियान बीस्ट किंग से कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी इमेंस पावर्स है, मगर फिर भी तुम्हारे वो एक्शंस बिल्कुल भी सही नहीं थे। तो मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूं, अब ये पूरी तरह से तुम पर है कि तुम किसे चूज करते हो। तो तुम्हारे चॉइसेस ये हैं कि या तो तुम खुद ब खुद अपनी जान ले लो, या फिर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को परमानेंटली सील कर देता हूं। अब तुम मुझे बताओ तुम क्या चूज करोगे? वहीं इस बात को सुनकर वो बीस्ट किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बीस्ट किंग मन ही मन सोचता है, कहीं ये लड़का कोई पागल तो नहीं, इस नॉर्मल मॉर्टल को लगता है कि ये मेरी कल्टीवेशन को सील कर सकता है। सच में ये कितनी फनी बात है। तभी मास्टर याओशी भी वहां पर आ जाते हैं और वो वहां आकर उस बीस्ट किंग से कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम मेरे दोस्त की सभी बातों को अच्छे से सुनो। मास्टर याओशी को देखकर बीस्ट किंग सोचता है, आखिर अब ये बूढ़ा कौन है? अगर अभी यहां ये बास्टर्ड चैंगशू ना होता तो मैं इन दोनों कमीनों को पल भर में ही खत्म कर देता। लेकिन तभी हम देखते हैं मास्टर याओशी भी अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। ये देखकर वो बीस्ट किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहता है, आखिर अब ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो लगा था कि ये ओल्ड मैन कोई मॉर्टल है, मगर इनका ऑरा तो मुझसे भी ज्यादा डेंस है। फिर मास्टर याओशी एक टेबल पर बैठकर वापस से अपनी वाइन को पीने लगते हैं। पीछे से जिन सोही मास्टर याओशी से कहती है, मास्टर याओशी अब आपने काफी ज्यादा वाइन पी ली है। लेकिन आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, अभी तो मैंने बस पीना शुरू ही किया है। वहीं मास्टर याओशी नाम सुनकर उस बीस्ट किंग को एक काफी बड़ा झटका लगता है और वो मन ही मन सोचता है, क्या ये वही इमॉर्टल मास्टर है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आखिर ये किस तरह की जगह है जहां पर कि एक से एक एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं? लेकिन तभी हम युआन को देखते हैं, जो कि लिंटियान के पास आकर लिंटियान को बीस्ट किंग के बारे में सब कुछ बता देता है। वहीं बीस्ट किंग का नाम सुनकर वहां साइड में खड़े किम योंग और उसके दोनों साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो तीनों मन ही मन सोचते हैं, क्या सच में ये बीस्ट किंग वांग ग्योरोंग है? तभी युआन लिन टियान से आगे कहता है, ये बीस्ट किंग हमारे काफी काम आ सकता है। फिर लिन टियान बीस्ट किंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और उससे बड़ा ही सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हें 2 और चॉइसेस देता हूं, मगर अब मुझे जल्दी बताओ कि क्या मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को सील कर दूं
या फिर तुम मेरे इस बार में मेरे टेम्पररी एम्प्लॉय बनकर काम करोगे। वहीं हम बीस्ट किंग को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, क्या मैंने 12 हेवनली चेन टेक्निक और लाइटनिंग स्टॉर्म जैसी टेक्निक्स किसी बार में काम करने के लिए सीखी थी? और वैसे भी इस घटिया से बार में काम करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसकी नज़र चैंगशू पर पड़ती है जो कि उसे ही घूर रहा होता है। और चैंगशू को यूं खुद को घूरता देख वो अगले ही पल घबराते हुए लिन टियान से कहता है, सर मैं आपके इस बार का एम्प्लॉय बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जैसा कि आखिरी एपिसोड में हमने देखा था, बीस्ट किंग कुनलुन बार में काम करने के लिए मान गया था। हाँ, वो बात अलग है कि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और अब आज के इस बेहतरीन से एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन टियान को देखते हैं। फिर लिन टियान उसे खुद को फॉलो करने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिन टियान बीस्ट किंग को बार के बाहर मैदान में ले आता है। और ये वही मैदान है जहां पर कि पहले चियोन के मास्टर और उसके सीनियर ब्रदर्स काम किया करते थे। फिर लिन टियान बीस्ट किंग को अपने पास पड़े एक पत्थर को दिखाते हुए कहता है, तुम्हें अब से इस पत्थर की मदद से इस बार के लिए टेबल्स को तैयार करना है। आगे से बीस्ट किंग कहता है, आखिर मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? बीस्ट किंग की इस बात को सुनकर लिन टियान अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है। और एनर्जी गैदर करने के बाद वो बीस्ट किंग से कहता है, लगता है तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं पर क्रिपल कर दूं। लिन टियान की इतनी इमेंस एनर्जी को देखकर वो बीस्ट किंग बेचारा डरते हुए लिन टियान से माफी मांगने लगता है। फिर लिन टियान भी वहां से जाने लगता है। वहीं बीस्ट किंग लिन टियान को देखकर सोच रहा होता है, लगता है इस बार के सभी लोगों ने एज रिवर्सिंग टेक्निक का यूज किया हुआ है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये किस तरह की जगह है? तभी लिन टियान की नज़र किम योंग और उसके दोनों साथियों पर पड़ती है। फिर वो उन तीनों को अपने पास बुलाता है। आगे से वो तीनों भी लिन के पास आ जाते हैं। फिर आगे लिन टियान उन तीनों को एक सूखे पेड़ को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें वो सूखा पेड़ दिख रहा है? आगे से किम योंग भी हाँ में जवाब देता है। फिर लिन टियान उनसे कहता है, तो तुम्हें जल्द से जल्द उस पेड़ की लकड़ियों की मदद से एक कंटेनर को तैयार करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों लिन टियान के दिए हुए काम को करना शुरू कर देते हैं। वहीं बीस्ट किंग भी अपना काम शुरू कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन हम किंग हाई प्लेजर हाउस का देखते हैं जो कि एक बार होता है। तभी हम उस प्लेजर हाउस नाम के बार के अंदर दो लोगों को बात करता देखते हैं जो कि दोनों ही टैंग फैमिली के यंग मास्टर्स होते हैं। और टैंग फैमिली इस किंग हाई काउंटी की 5 बड़ी फैमिलीज में से एक है। फिर हम उस मोटे वाले यंग मास्टर को देखते हैं जो कि कहता है, कुछ समय से किंग हाई काउंटी काफी ज्यादा खुशहाल हो चुकी है। आगे से दूसरा यंग मास्टर भी इस बात से अग्री करते हुए कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें नामगुंग फैमिली से आगे निकलना है तो हमें अपनी फैमिली को और भी ज्यादा ग्रो करना होगा। और ये समय इस काम के लिए सबसे बढ़िया रहेगा क्योंकि हम काफी समय से उस 4 ड्रैगन सेक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ना जाने उन्हें इस बीच किसने खत्म कर दिया। मगर जो भी हो, इससे हमारा काफी फायदा हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं उन दोनों यंग मास्टर्स के टेबल पर 3 लुटेरे आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उनमें से एक ऑरेंज कपड़े पहना हुआ आदमी उस मोटे यंग मास्टर के पास आकर उससे कहता है, लगता है तुम लोग इस सिटी में पहली बार आए हो। ये बोलने के बाद वो अपने नाइफ को टेबल पर रखकर कहता है, हम लोग गोस्ट फैक्शन से हैं जिन्होंने कि हाल ही में उस 4 ड्रैगन सेक्ट को पूरी तरह से खत्म किया है। और ये जो मेरे पीछे खड़े हैं ये हमारे फैक्शन के लीडर गु जुनसंग है। जल्दी से तुम दोनों हमारे फैक्शन लीडर के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर नील डाउन करो। मगर हम देखते हैं वो दोनों यंग मास्टर्स उन गोस्ट फैक्शन के लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों यंग मास्टर्स वहां से जाने लगते हैं। उन दोनों यंग मास्टर्स को यूं खुद को इग्नोर करके वहां से जाता देख उस ऑरेंज कपड़ों वाले पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा हम लोगों के सामने नील डाउन करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन आगे से वो दोनों यंग मास्टर्स उन तीनों को वापस से इग्नोर कर देते हैं। तभी हम देखते हैं उस फैक्शन लीडर को, उसे भी अब उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम्हें यहां से जाने को किसने कहा। लेकिन आगे से वो दोनों यंग मास्टर्स उस फैक्शन लीडर को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और यूं उन्हें खुद को इग्नोर करता देख वो फैक्शन लीडर पीछे से उन दोनों पर अटैक कर देता है। मगर उन दोनों के पास पहुंचने से पहले ही वो फैक्शन लीडर जमीन पर आ गिरता है और अचानक से उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और अपने फैक्शन लीडर को यूं अचानक से जमीन पर गिरता देख उसके दोनों साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम उस टैंग फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि हंसते हुए गोस्ट फैक्शन के लीडर से कहता है, अब तुम्हें अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करना बंद कर देना चाहिए
क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर अपने यिन स्नेक का पॉइजन इंसर्ट किया हुआ है। तो अगर अभी भी तुम अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करते रहोगे तो मेरा ये पॉइजन तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा और तुम जल्द ही मारे जाओगे। ये बोलने के बाद वो यंग मास्टर उस फैक्शन लीडर को उस पॉइजन का एंटीडोट देकर वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम योंग और उसके साथियों ने लकड़ियों की मदद से कंटेनर को तैयार कर लिया होता है। हालांकि इसे बनाने में उन्हें 2 दिन लग जाते हैं। फिर किम योंग लिन टियान से कहता है, सर हमने कंटेनर को तैयार कर लिया है। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। लिन टियान से अपनी तारीफ सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर फिर लिन टियान उन्हें एक वाटरफॉल को दिखाते हुए कहता है, तुम तीनों को अब उस वाटरफॉल से इस कंटेनर में पानी भरकर लाना है। आगे से किम योंग कहता है, सर मगर हमारे पास ऑलरेडी काफी सारा पानी है, तो आखिर हमें और पानी क्यों लाना है। तभी वहां युआन आ जाता है और वो किम योंग से कहता है, वो इसलिए क्योंकि कई बार हमारे इस इन में काफी सारे गेस्ट्स आ जाते हैं, तो उससे हमें पानी की शॉर्टेज हो जाती है। बस इसीलिए हम अब से पीने के लिए वाटरफॉल का पानी यूज किया करेंगे। वहीं फिर युआन और लिन टियान बीस्ट किंग के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं बीस्ट किंग ने उन पत्थरों से काफी सारे टेबल्स को तैयार कर लिया होता है। ये देखकर युआन बीस्ट किंग की तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। तुमने तो सिर्फ 2 दिन में ही पूरे 5 टेबल्स तैयार कर दिए। सच में तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स तो काफी इनविंसिबल है। वहीं लिन टियान भी बीस्ट किंग के काम से काफी ज्यादा खुश होता है। मगर आगे से वो बेचारा बीस्ट किंग रोते हुए खुद से कहता है, क्या मैंने अपनी इस ट्विन मून टेक्निक को इन टेबल्स को बनाने के लिए सीखा था। लेकिन तभी वहां पर युआन के फादर आ जाते हैं और अपने फादर को देखकर युआन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर अगले सीन में वो सभी बार के अंदर आ जाते हैं। फिर लिन टियान युआन के फादर का वेलकम करने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि युआन के फादर यहाँ पर अकेले नहीं आ रखे होते, बल्कि वो अपने सेक्ट की बड़ी बड़ी फैमिलीज के हेड्स को भी अपने साथ लेकर आए होते हैं। फिर हमें बाकी फैमिलीज के हेड्स को भी दिखाया जाता है, जो कि लिन टियान और उसके साथियों से कहते हैं, हमने तुम्हारे इस बार की खूब तारीफें सुनी है। तभी वहां पर जिन सोही उन सभी लोगों के पास आकर उन सभी को सीट ऑफर करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं बार के अंदर कुछ और कस्टमर्स आ जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों लड़के म्योंग फैमिली से हैं। ये फैमिली भी इस कॉन्टिनेंट की एक काफी बड़ी फैमिली है और जो पर्सन सबसे आगे चल रहा है वो म्योंग फैमिली का सेकंड सन है। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं और म्योंग फैमिली के लोगों को देखकर जिन सोही मुस्कुराकर उन लोगों का भी वेलकम करने लगती है और साथ ही साथ वो खुद से कहती है, आज तो यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आ रखे हैं। फिर वो सभी लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वहीं जिन सोही उन सभी लोगों का ऑर्डर लेकर किचन में चली जाती है। लेकिन तभी म्योंग फैमिली के सेकंड सन की नजर युआन के फादर पर पड़ती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वहीं फिर वो युआन के फादर को रिस्पेक्ट शो करता है। आगे से युआन के फादर कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम शायद म्योंग फैमिली के सेकंड सन हो। आगे से वो मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है। फिर म्योंग फैमिली का सेकंड सन युआन के फादर से कहता है, मास्टर मैंने सुना था कि इस बार की नूडल्स काफी ज्यादा डिलिशियस है, इसीलिए मैं यहाँ पर नूडल्स टेस्ट करने आया था। फिर वो अपने छोटे भाइयों से भी युआन के फादर को ग्रीट करने को कहता है। अगले सीन में उसके दोनों ब्रदर्स युआन के फादर को रिस्पेक्ट शो करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। उसके भाइयों को देखकर युआन के फादर कहते हैं, अच्छा तो तुम यहाँ अपने भाइयों के साथ आए हो। आगे से वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, हाँ क्योंकि अब मेरे दोनों ब्रदर्स भी काफी यंग हो चुके हैं और मैंने सुना है कि इस बार में रूबी सीओ का आना जाना लगा रहता है। इस बात को सुनकर युआन के फादर कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। आगे से म्योंग फैमिली का सेकंड सन मुस्कुराने लगता है। लेकिन फिर आगे से युआन के फादर कहते हैं, मगर मिस रूबी यहाँ हर दिन नहीं आती। लेकिन तभी पीछे से सैम बॉन्ग कहता है, हाँ मगर मैंने सुना है आज वो यहाँ जरूर से आएंगी। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि अब रूबी सीओ भी अपने फादर के साथ बार में आ गई होती है। वहीं म्योंग फैमिली के वो तीनों यंग मास्टर्स रूबी सीओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में रूबी सीओ के फादर और युआन के फादर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी म्योंग फैमिली के यंग मास्टर्स भी रूबी सीओ के फादर को ग्रीट करते हैं। उन्हें देखकर रूबी सीओ के फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो उन तीनों से बड़ी हैरानी से कहते हैं, आखिर तुम लोग अब यहाँ क्या कर रहे हो। मगर तभी सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम नामगुंग फैमिली के 4th यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने अंकल के साथ कुनलुन की तरफ ही आ रहा होता है। फिर स्टोरी का राइटर हमें बताता है कि ये सभी लोग कुनलुन सेक्ट में जा रहे हैं। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां पर नामगुंग फैमिली के एक मास्टर 4th यंग मास्टर से कहते हैं, हम अब कुनलुन जा ही रहे हैं तो तुम अपने उस चियोन नाम के दोस्त से भी मिल लेना। वहीं चियोन का नाम सुनकर 4th यंग मास्टर मन ही मन सोचता है, वो लड़का सच में काफी कमाल का है। तभी वो मास्टर कहते हैं,
मुझे चलते चलते काफी भूख लग गई है, क्यों ना पहले हम किसी होटल में रुककर खाना खा लें। तभी उन सभी की नज़र कुनलुन बार पर पड़ती है और नेक्स्ट सीन में वो सभी भी कुनलुन बार के अंदर आ जाते हैं। मगर जैसे ही वो बार के अंदर पहुंचते हैं, उन सभी की नज़र वहां बैठे उन तीनों बड़ी फैमिलीज के लोगों पर पड़ती है और वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नामगुंग फैमिली के वो मास्टर युआन के फादर को ग्रीट करते हैं। वहीं उन 4 बड़ी फैमिलीज को देखकर किम योंग अपने दोनों साथियों से कहता है, आखिर आज यहाँ पर ये हो क्या रहा है? यहाँ पर ऑलरेडी 5 में से 4 बड़ी फैमिली आ चुकी हैं, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? तभी सैम बॉन्ग कहता है, सीनियर ब्रदर सोचिए, अगर यहाँ पर वो 5वीं बड़ी फैमिली भी आ जाए तो फिर यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि कहने को ये सभी 5 बड़ी फैमिलीज में से एक है, मगर अंदर ही अंदर ये सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। आगे से किम योंग कहता है, नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो टैंग फैमिली इस जगह से काफी दूर एग्जिस्ट करती है। लेकिन तभी हम नेक्स्ट सीन में टैंग फैमिली के उन्हीं 2 यंग मास्टर्स को देखते हैं, जिन्होंने कि कुछ देर पहले उस गोस्ट फैक्शन के लीडर को पॉइजन किया था। हम देखते हैं वो चलते चलते कुनलुन बार के पास पहुंच जाते हैं। तभी हम टैंग रियो को देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टैंग रियो ये पतला वाला है और वहीं टैंग जियोन ये मोटा वाला। तो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। रियो फिर अपने छोटे भाई को उस कुनलुन बार को दिखाते हुए कहता है, जियोन, ये रही वो सस्पिशियस जगह जहां पर कि हाल ही में काफी सारी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। हालांकि कुनलुन सेक्ट अब पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुका है, मगर फिर भी इस जगह पर कुछ तो अजीब है। आगे से जियोन कहता है, मगर मुझे तो इस जगह पर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, ये तो बस एक नॉर्मल सा इन है। आगे से रियो कहता है, नहीं, यहाँ पर जरूर से कुछ तो गलत है, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मुझे लगता है इस बार में जरूर ही कई सारे मार्शल एक्सपर्ट्स होंगे, इसीलिए मैं अपने साथ वाटर सॉल्युबल पॉइजन को भी लेकर आया हूँ। आगे से उसका छोटा भाई उससे पूछता है, ब्रदर, आखिर आप पानी में घुलने वाला पॉइजन क्यों लाए हो, जबकि आपके पास ऑलरेडी एयर सॉल्युबल पॉइजन है? आगे से रियो कहता है, वो इसलिए क्योंकि मल्टीपल टारगेट्स के लिए वाटर सॉल्युबल पॉइजन सबसे बेस्ट रहता है। फिर वो दोनों भी कुनलुन बार के अंदर आ जाते हैं, मगर अंदर आते ही उन दोनों की नज़र उन 4 बड़ी फैमिलीज के लोगों पर पड़ती है और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और रियो बड़ी हैरानी से कहता है, आखिर ये 4 बड़ी फैमिलीज के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी जियोन रियो से कहता है, ब्रदर, आप इन लोगों को देखकर हैरान क्यों हो रहे हैं, जबकि आप अपने पास यहाँ वाटर सॉल्युबल पॉइजन को लेकर आए हैं? मगर तभी रियो जियोन के मुंह पर हाथ रख देता है और उसे चुप रहने को कहता है। ये बोलने के बाद वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, इन लोगों के देखने से पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो दोनों बार से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी युआन के फादर उन दोनों को वहां से जाता हुआ देख लेते हैं और अगले ही पल वो उनके पास आकर उन्हें टीज करते हुए कहते हैं, क्या बात है, यहाँ पर तो टैंग रियो भी आया है। तभी हम देखते हैं यूं पकड़े जाने के बाद वो टैंग रियो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वहां पर म्योंग फैमिली का सेकंड सन भी आ जाता है और वहां आते ही वो युआन के फादर की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर, आप तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, आप तो हर किसी को जानते हैं। आगे से युआन के फादर म्योंग फैमिली के सेकंड सन से कहते हैं, हाँ, ये टैंग सिचुआन फैमिली का थर्ड सन टैंग रियो है। तभी नामगुंग फैमिली के लोग भी टांग फैमिली के यंग मास्टर्स को काफी सीरियस होकर घूरने लगते हैं। वहीं फिर हमें युआन के फादर को दिखाया जाता है, जो कि टैंग रियो से पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारे यहाँ आने का रीजन जान सकता हूँ? आगे से टैंग रियो कहता है, वो क्या है ना, मैंने एक रूमर सुना था कि। लेकिन तभी युआन के फादर उससे कहते हैं, अच्छा, तो तुम भी यहाँ रूबी सीओ के लिए आए हो? हम देखते हैं इस बात को वहां बैठे रूबी सीओ के फादर भी सुन लेते हैं और अगले ही पल वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं, लगता है मुझे यहाँ पर एक और सन इन लॉ का कैंडिडेट मिल चुका है। फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर रूबी सीओ से कहता है, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कुछ पंचेस को एक्सचेंज करने के अलावा, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये लड़का मेरा पोटेंशियल सन इन लॉ बनने के लायक है भी या फिर नहीं। फिर हम टैंग रियो को देखते हैं, जो कि रूबी सीओ के फादर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, आखिर मैं तो यहाँ इस बार की छानबीन करने आया था, मगर इन बेवकूफों को लग रहा है कि मैं यहाँ रूबी सीओ के लिए आया हूँ। अब मैं इन्हें इस बात को किस तरह से समझाऊं? लेकिन आगे से रूबी सीओ के फादर वहां बैठे सभी यंग लड़कों से अपनी फिस्ट को दिखाते हुए कहते हैं, तुम में से जो कोई भी मेरा सन इन लॉ बनना चाहता है उसे मुझसे पहले एक फ्रेंडली बैटल करके खुद को प्रूव करना होगा। वहीं हम टैंग रियो को देखते हैं, जो कि अपने ब्रदर के साथ एक कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन मेरे पॉइजन से मरा तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि इस पूरी किंग हाई काउंटी में सिर्फ हमारी टैंग फैमिली ही इकलौती ऐसी फैमिली है जो कि पॉइजन्स का यूज करती है। मगर तभी
हम म्योंग फैमिली के सेकंड सन को देखते हैं, जो कि रूबी सीओ के फादर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं ये देख रूबी सीओ के फादर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर म्योंग फैमिली का सेकंड सन रूबी सीओ के फादर के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर रूबी सीओ पर पड़ती है और रूबी सीओ को देखकर उसके गाल टमाटर की तरह लाल होने लगते हैं। लेकिन तभी हम रूबी सीओ के फादर को देखते हैं, जो कि म्योंग फैमिली के सेकंड सन से कहता है, तो मैं तुम पर अपनी 30% स्ट्रेंथ का यूज करूंगा। इस बात को सुनकर वो म्योंग फैमिली का यंग मास्टर भी आगे से कहता है, तो ठीक है, फिर मैं भी आप पर अपनी 50% स्ट्रेंथ का ही यूज करूंगा। ये बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर पंच करने लगते हैं। हम देखते हैं अगले सीन में उन दोनों के फिस्ट एक दूसरे के फिस्ट से जा टकराते हैं। फिर वहीं पर बैटल ओवर हो जाती है। बैटल ओवर होने के बाद रूबी सीओ के फादर म्योंग फैमिली के उस यंग मास्टर से कहते हैं, मास्टर म्योंग, अभी तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है। आगे से म्योंग भी रूबी सीओ के फादर को रिस्पेक्ट शो करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं टैंग रियो अपने एक गार्ड से साउंड ट्रांसमिशन की मदद से कहता है, मैंने तुम्हें उस रूबी सीओ के फादर के पानी में उस पॉइजन को मिलाने को कहा था, क्या तुमने मेरे दिए हुए उस काम को कर दिया? आगे से वो भी अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर अगला सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं, जहां पर टैंग रियो रूबी सीओ के फादर को सही सलामत देखकर अपने गार्ड से पूछता है, अगर तुमने उस बूढ़े के ग्लास में पॉइजन मिलाया था तो आखिर उसे कुछ हुआ क्यों नहीं? लेकिन तभी टैंग फैमिली के लोगों को एक काफी स्ट्रेंज सी आवाज आने लगती है, जिसमें कि कोई उससे साउंड ट्रांसमिशन की मदद से कह रहा होता है, इसका मतलब वो तुम लोग ही हो जिन्होंने कि हमारे पानी के अंदर उस वेनेमस स्नेक के पॉइजन को मिलाया। उस स्ट्रेंज सी आवाज को सुनकर वो सभी टैंग फैमिली के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हम टैंग रियो को भी देखते हैं। वो तो उस आवाज को सुनकर पूरी तरह से चौंक गया होता है और वो काफी सीरियस होकर सोचने लगता है, जरूर ही यहाँ पर कोई इमॉर्टल रिल्म का मास्टर है, क्योंकि साउंड ट्रांसमिशन की आवाजों को सिर्फ इमॉर्टल रिल्म के मास्टर्स ही सुन सकते हैं। मगर ये कैसे पॉसिबल है? फिर हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंज सी आवाज किसी और की नहीं बल्कि लिन टियान की थी। फिर लिन टियान टैंग फैमिली के पास से गुजरता हुआ उन्हें साउंड ट्रांसमिशन की मदद से खुद को फॉलो करने को कहता है। फिर टैंग फैमिली के सभी लोग भी घबराते हुए लिन टियान के पीछे पीछे बाहर मैदान में आ जाते हैं। वहीं फिर लिन टियान उन लोगों से बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो उन लोगों की तरफ मुड़कर उन लोगों से कहता है, मुझे तुम्हारी ट्रांसमिशन साउंड को सुनकर इतना तो पता चल चुका है कि तुम टैंग फैमिली से हो। वहीं इस बात को सुनकर टैंग रियो के पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए सोचता है, आखिर एक छोटे से बार में कोई इमॉर्टल रियल्म का मास्टर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। वहीं हमें फिर से लिन टियान को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी से बड़े ही गुस्से से कहता है, तुम्हारी फैमिली 5 बड़ी फैमिलीज में से एक है, मगर फिर भी तुम लोग इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? वहीं वो रियो लिन टियान को देखकर सोच रहा होता है, जरूर ही ये पर्सन इमॉर्टल रियल्म का मास्टर है, जिन्होंने की खुद की एज को रिवर्स कर रखा है, और अगर हम इन्हें सच नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये मास्टर हमें यहां से जिंदा जाने देंगे। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, यहां तक कि उसके चेहरे से पसीना भी आने लगता है। फिर रियो लिन टियान को सच बताने लगता है। रियो कहता है, हमें लगा कि यहां पर हमारे दुश्मन हो सकते हैं, तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए पहले से ही पानी में पॉइजन को मिला दिया था। आगे से लिन टियान बड़े ही गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये जगह तुम्हारी किसी सिचुआन टेरिटरी में आती है जहां पर कि तुम्हें कोई खतरा हो सकता है? अब चलो मुझे सच सच बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वहीं वो बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए लिन टियान से कहता है, हमने असल में उस पानी को पॉइजन्ड नामगुंग फैमिली को खत्म करने के लिए किया था, क्योंकि वो फैमिली हमारी राइवल है, तो हम उनसे आगे निकलना चाहते हैं ताकि हमारी टैंग फैमिली पूरी किंग हाई काउंटी पर कंट्रोल ले सके। फिर वो अपने सभी साथियों से लिन टियान के सामने नील डाउन करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में टैंग फैमिली के सभी लोग लिन टियान के आगे नील डाउन कर लेते हैं। वहीं फिर रियो लिन टियान से माफी मांगते हुए कहता है, सीनियर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन आगे से लिन टियान टैंग रियो से कहने लगता है, वैसे अगर किंग हाई काउंटी किसी राइटियस सेक्ट के कंट्रोल में रहेगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और लिन टियान की इस बात को सुनकर रियो को एक काफी बड़ा झटका लगता है और वो बड़ी हैरानी से लिन टियान को घूरने लगता है। फिर लिन टियान उन लोगों से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी टैंग फैमिली अलग अलग तरह के पॉइजन्स को बनाने में मशहूर है, तो जरूर से तुम्हारी फैमिली को मेडिसिन्स की भी काफी ज्यादा नॉलेज होगी। वहीं उस बेचारे रियो को लिन टियान की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती और फिर अगले ही पल वो लिन टियान से वापस से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी लिन टियान रियो से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दे देता हूं। लिन टियान की इस बात को सुनकर वो रियो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं लिन टियान आगे कहता है, जबकि तुम लोग सिचुआन प्रोविंस से यहाँ इस कुनलुन माउंटेन तक आए हो तो तुम्हें जरूर से साउथ रोड विलेज के बारे में तो पता ही होगा। आगे से रियो कहता है,
हाँ, हम सभी उस जगह को जानते हैं, आगे से लिन टियान कहता है। फिर तो तुम लोगों को यह भी पता होगा कि वहां पर एक काफी बड़ा मेडिसिनल हाउस है। आगे से वो सभी भी लिन टियान को हाँ में जवाब देते हैं। फिर लिन टियान उनसे कहता है, तो ठीक है, फिर तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अपने सेक्ट का आधा पॉइजन उस मेडिसिनल हाउस में लेकर आना होगा। अगर तुम सभी मेरे इस काम को कर देते हो तो मैं तुम सभी को माफ कर दूंगा। वहीं हम उस रियो को देखते हैं, जो कि इस बात को सुनकर और भी ज्यादा घबराने लगता है। फिर यहीं पर सीन कट होता है। अब इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आज के इस एपिसोड की शुरुआत कुनलुन सेक्ट से होती है। फिर हमें चियोन को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में बैठा हुआ होता है और उसके सामने एक एनर्जी पिल पड़ी हुई होती है। और अगले सीन में वो उस पिल को खाने लगता है और साथ ही साथ वो खुद से कहता है, मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा इंटरनल एनर्जी गैदर हो चुकी है, अब मैं इस एनर्जी पिल को खा सकता हूं। ये बोलने के बाद वो उस पिल को खा जाता है, मगर जैसे ही वो उस एनर्जी पिल को खाता है, हम देखते हैं उसकी बॉडी से काफी इंटेंस एनर्जी निकलने लगती है। इतनी इंटेंस एनर्जी को देखकर चियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार है जबकि उसकी बॉडी से इतना इंटेंस ऑरा निकल रहा है। वहीं फिर कहानी का राइटर हमें इसके पीछे का कारण बताता है। वो बताता है कि चियोन की बॉडी से इतना इंटेंस ऑरा इसीलिए रिलीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चियोन सिर्फ अपनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टिवेट नहीं कर रहा, बल्कि वो यहाँ पर नेचर की स्पिरिचुअल पावर्स को भी गैदर कर रहा है। फिर कहानी कंटिन्यू होती है। हम देखते हैं चियोन खुद को कल्टिवेट कर रहा होता है और वहीं हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, मगर तभी चियोन ब्रेक थ्रू कर लेता है। वहीं लेवल अप होने के बाद भी चियोन अभी भी कल्टिवेट करने में लगा हुआ होता है। राइटर हमें बताता है कि चियोन लिन टियान से मिलने के बाद से पूरी तरह से बदल गया, यहाँ तक कि उसने अपनी एज के सभी लोगों को सरपास कर दिया। वहीं फिर सीन प्रेजेंट में आता है। तभी हम देखते हैं चियोन के रूम का दरवाजा खुलता है और एक डिसाइपल चियोन को बुलाने के लिए चियोन के रूम में आ जाता है। और रूम में आने के बाद वो डिसाइपल चियोन से जल्दबाजी में कहता है, चियोन, ग्रैंड एल्डर तुम्हें बुला रहे हैं। मगर तभी हम देखते हैं चियोन की बॉडी से काफी पावरफुल प्रेशर निकलने लगता है और उस प्रेशर के कांटेक्ट में आने से वो डिसाइपल भी पीछे की ओर धकेला जाता है। चियोन की बॉडी से इतना पावरफुल प्रेशर निकलता देख वो डिसाइपल भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर अगले सीन में चियोन भी अपनी कल्टिवेशन को खत्म कर लेता है और कल्टिवेशन खत्म करने के बाद उसकी नजर अपने सीनियर ब्रदर पर पड़ती है, जो कि अभी भी चियोन को बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है। मगर आगे से चियोन मुस्कुराते हुए अपने सीनियर ब्रदर से कहता है, सीनियर, आखिर आप इतने हैरान क्यों हो रखे हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम कुनलुन सेक्ट के मेन हॉल का सीन देखते हैं, जहां पर कि अब चियोन भी आ चुका होता है और वहां उस हॉल में सेक्ट के सभी मास्टर्स बैठे हुए होते हैं। तभी सेक्ट के ग्रैंड एल्डर चियोन से कहते हैं, चियोन, हम सभी तुमसे कुछ जानना चाहते हैं, उम्मीद है कि तुम हम सभी से झूठ नहीं बोलोगे। ये बोलने के बाद ग्रैंड एल्डर 2 किताबों को दिखाकर चियोन से पूछते हैं, आखिर तुम्हें ये दोनों किताबें कहाँ से मिली। वहीं फिर हमें उन दोनों किताबों को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इन किताबों पर चियोन ने लिन टियान की सिखाई हुई दोनों टेक्निक्स को खुद लिखा होता है, जिसमें कि पहले वाली टेक्निक का नाम क्लाउड ड्रैगन टेक्निक होता है, तो वहीं दूसरी टेक्निक का नाम स्लेइंग सोर्ड होता है। वहीं फिर हम चियोन को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा घबराते हुए ग्रैंड एल्डर से कहता है, सीनियर, ये दोनों टेक्निक्स मुझे एक हेवनली रेल्म के मास्टर ने दी थी, और हाँ, वो हेवनली रेल्म के मास्टर मुझे नामगुंग एरिया में मिले थे। यहाँ पर चियोन ग्रैंड एल्डर से झूठ कह रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसके मास्टर लिन टियान को परेशान करे। मगर चियोन की इस बात को सुनकर ग्रैंड एल्डर कहते हैं, क्या, एक हेवनली रेल्म का मास्टर, वो भी उस नामगुंग की टेरिटरी में? फिर तो वो मास्टर 100 की उम्र से भी ज्यादा के होंगे। वहीं ग्रैंड एल्डर की इस बात को सुनकर हम देखते हैं चियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है, आखिर इन्हें ये कैसे पता, जबकि मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तभी वहां पर चियोन के मास्टर और उसके वही दोनों सीनियर ब्रदर्स भी आ जाते हैं, जो कि फ्लायर्स बांटने के लिए सिचुआन प्रोविंस में गए थे। फिर हम देखते हैं चियोन के मास्टर भी चियोन का साथ देते हुए कहते हैं, हाँ, चियोन बिल्कुल सच कह रहा है, हम सभी भी उस समय चियोन के साथ ही थे, हमें वो मास्टर एक गुफा के पास मिले थे। वहीं ये देखकर चियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम वापस से चियोन के मास्टर को देखते हैं, जो कि सेक्ट लीडर से माफी मांगते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर, हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ वापस लौटने में थोड़ी देरी हो गई। मगर आगे से सेक्ट लीडर चियोन के मास्टर की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और उससे आगे कहते हैं, तुम चारों यहाँ पर 2 एंशिएंट टेक्निक्स की हेवनली मैनुअल्स को लेकर आए हो। आगे से चियोन के मास्टर सेक्ट लीडर से कहते हैं, जब हम चारों यहाँ से नामगुंग के लिए निकल रहे थे तब हमें रास्ते में एक काफी स्ट्रेंज सी केव दिखी, मगर जैसे ही हम उस केव के पास से गुजरे तभी वहां पर एक मास्टर अपीयर हो गए। उन्हीं मास्टर ने हमें इन दोनों हेवनली मैनुअल्स को दिया था। आगे से सेक्ट लीडर बड़ी हैरानी से कहते हैं, मुझे तो अभी भी तुम लोगों की इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा। मगर तभी हम चियोन को देखते हैं,
जो कि अपने मास्टर को देखते हुए उनका मन ही मन शुक्रिया अदा कर रहा होता है। वहीं हम वापस से चियोन के मास्टर को देखते हैं, जो कि अब थोड़ा सा घबराते हुए सोच रहे होते हैं कहीं सेक्ट लीडर मेरे इस झूठ को पकड़ न लें। लेकिन तभी चियोन के मास्टर के साइड पर खड़ा डिसाइपल सेक्ट लीडर से कहता है, सेक्ट लीडर, मास्टर बिल्कुल सच कह रहे हैं, और उन मास्टर ने हमें ये हेवनली मैनुअल्स इसीलिए दी क्योंकि वो उस दिन काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस दिन वो पूरे 20 साल बाद सेक्युलरिज्म से बाहर आए थे। वहीं इस बात को सुनकर सेक्ट लीडर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और फिर वो भी थोड़ा सोचने के बाद इस बात को मान जाते हैं। फिर हम चियोन को देखते हैं, जो कि अब एक राहत की सांस लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चियोन के रूम का सीन देखते हैं, जहां पर कि वो चारों बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी चियोन के मास्टर चियोन से पूछते हैं, चियोन अब सच सच बताओ कि आखिर तुम्हें ये टेक्निक्स कहाँ से मिली। आगे से चियोन अपने मास्टर को बताता है कि ये टेक्निक उसे कुनलुन बार में रहने वाले उन्हीं मास्टर ने दी है, जो कि उस बार में एक कुक का काम करते हैं। इस बात को सुनकर चियोन के मास्टर थोड़े हैरान हो जाते हैं और बड़ी हैरानी से कहते हैं, इसका मतलब जरूर ही वो कोई आम सा कल्टीवेटर नहीं है, उसने जरूर से खुद की एज को रिवर्स कर रखा है। इस बात को सुनकर चियोन के सीनियर ब्रदर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर चियोन अपने उन दोनों सीनियर्स को बताता है कि मैंने उन दोनों टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। जैसे ही उसके दोनों सीनियर ब्रदर्स इस बात को सुनते हैं, हम देखते हैं उन्हें एक काफ़ी बड़ा शॉक लगता है और वो बड़ी हैरानी से कहने लगते हैं, तभी तुम्हारा ये ऑरा पहले से काफ़ी ज़्यादा डेंस हो रखा है। फिर वो दोनों डिसाइपल्स भी चियोन से मुस्कुराते हुए कहते हैं, चियोन तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। फिर चियोन के मास्टर चियोन से कहते हैं, अगर तुम उन मास्टर से दोबारा मिलो तो उन्हें मेरी तरफ से भी शुक्रिया कहना। आगे से चियोन कहता है, मैं समझ गया मास्टर। लेकिन तभी उनके रूम के अंदर बाहर से एक डिसाइपल आ जाता है और वो घबराते हुए चियोन के मास्टर से कहता है, मास्टर आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, एक काफ़ी बड़ी इमरजेंसी आ गई है। आगे से चियोन के मास्टर उस डिसाइपल से काफ़ी गुस्से में कहते हैं, बेवकूफ़ कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजे को बिना नॉक किए अंदर आने की। वहीं वो बेचारा डिसाइपल चियोन के मास्टर से माफ़ी मांगने लगता है। फिर माफ़ी मांगने के बाद वो चियोन के मास्टर से घबराते हुए कहता है, मास्टर बाहर सेक्ट में नामगुंग फैमिली के कुछ लोग आ रखे हैं और वो सभी बाहर हमारे सेक्ट वालों से फ्रेंडली बैटल्स कर रहे हैं, मगर बुरी बात तो ये है कि हमारे सभी लोग उन सभी से काफ़ी बुरी तरह से हार रहे हैं। उस डिसाइपल की इस बात को सुनकर चियोन के मास्टर को भी एक काफ़ी बड़ा झटका लगता है। फिर अगले सीन में वो सभी भी बाहर की ओर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कुनलुन सेक्ट के सेक्ट लीडर को भी देखते हैं, जो कि नामगुंग फैमिली के मास्टर के पास आकर उससे कहने लगते हैं, नामगुंग जियान, आपका सेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। रीसेंट डेज में आपके सेक्ट ने बाकी सभी सेक्टों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा राइज किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन मास्टर का नाम नामगुंग जियान है, मगर कहानी में आगे मैं इन्हें सिर्फ जियान कहकर बुलाऊंगा। अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वहीं हम वापस से सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो कि मास्टर जियान से कहता है, क्यों ना अब अंदर चलकर हमारी हाल ही में हुए अलायंस के बारे में कुछ बात कर ली जाए। वहीं आगे से जियान कहता है, आखिर तुम किस अलायंस की बात कर रहे हो। वैसे भी अलायंस हमेशा बराबरी वालों के बीच में होती है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों सेक्टों के बीच कभी अलायंस हो सकती है। इस बात को सुनकर सेक्ट लीडर को एक काफ़ी बड़ा झटका लगता है, यहाँ तक कि उनके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। तभी हम साइड में खड़े सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स को देखते हैं, जिनकी की हालत फ्रेंडली बैटल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई होती है। लेकिन तभी हम वापस से मास्टर जियान को देखते हैं, जो कि अब बड़े ही कोल्ड तरीके से सेक्ट लीडर से कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ हम अलायंस में आ जाएं, तो तुम्हें हमारे सामने पहले अपने सेक्ट की स्ट्रेंथ को प्रूव करना होगा। ये बोलने के बाद जियान अपने सेक्ट के एक इनर डिसाइपल को बुलाता है और उसे दिखाते हुए कहता है, इसका नाम जी हुआ है और ये हमारे सेक्ट का एक इनर डिसाइपल है। अगर तुम्हारे सेक्ट से किसी ने भी जी हुआ को हरा दिया तो फिर हमारा सेक्ट भी तुम्हारे इस सेक्ट के साथ अलायंस में आने के लिए मान जाएगा। वहीं हम कुनलुन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि जैसे ही जी हुआ का नाम सुनते हैं वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वो सभी डिसाइपल्स एक दूसरे से कहने लगते हैं, क्या ये सच में वही जी हुआ है जो कि इस किंग हाई काउंटी की टॉप 10 सॉर्ड्समैन की रैंकिंग में आता है, मगर ये तो गोंडोंग फैमिली का मेंबर हुआ करता था। वहीं फिर मास्टर जियान कुनलुन सेक्ट के लीडर से कहता है, जी हुआ पहले गोंडोंग फैमिली का मेंबर हुआ करता था, मगर अब ये हमारी फैमिली का एक इनर डिसाइपल बन चुका है। तभी हम जी हुआ को देखते हैं, जो कि कुनलुन सेक्ट के सभी लोगों को ताना कसते हुए कहता है, मैंने सुना था कि कुनलुन सेक्ट अपनी सोर्ड टेक्निक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो क्यों ना तुम लोग मुझे भी अपनी कुछ टेक्निक्स को डेमोन्स्ट्रेट करो। वहीं जी हुआ कि इस बात को सुनकर कुनलुन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स डर के मारे अपने अपने सरों को नीचे की ओर झुका लेते हैं। वहीं हम मास्टर जियान को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर एक काफ़ी ही डेविलिश हंसी हंसने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर काफी निराश हो जाते हैं और निराश होकर खुद से कहते हैं, ये लोग तो जानबूझकर हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। तभी हम जी हुआ को देखते हैं, वो मास्टर जियान से कहता है, सीनियर, लगता है हमने यहाँ आकर सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट किया है। इस जगह के लोग पूरी तरह से यूजलेस हैं। इस बात को सुनकर मास्टर जियान भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बोलने के बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और वहां से जाते हुए मास्टर जियान कुनलुन सेक्ट के लीडर से कहते हैं, तो ठीक है,